तो 1.5 घंटे में हम लोग कैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे उसको तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बेस किस पर होगा, ओनली विश्व भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी पर कवर होगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको उतना अंदर डिटेल से नहीं पढ़ना है ना, नहीं तो आप जानते हो अकेला सौरमंडल बनता है, अकेला ध्यान रखना जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ोगे तो बिग बैंग थ्योरी अकेले 1.5 से 2 घंटे की रहती है ना, और जितने में ब्रह्मांड बना उतने में तो ब्रह्मांड पढ़ रहे हो है ना, तो कैसे पढ़ोगे समझ सकते हो। लेकिन इतना श्योर है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आपके सफिशिएंट होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। विश्व भूगोल में हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना ब्रह्मांड स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ कोई ब्रह्मांड की परिभाषा बताने नहीं बैठा हूँ मैं आपको ना, हाँ, केवल ध्यान रखना ब्रह्मांड के बारे में अगर आपको बात करें तो हमारे आकाश में आप जैसे देखते हो तो अनंत तारे, अनंत आकाशीय पिंड, जिनमें ध्यान रखना ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा जिसे कहते हैं, बहुत सारे शामिल होते हैं, राइट। उनके समस्त ध्यान रखना प्रारूप को हमको कहते बोलते हैं ब्रह्मांड कहते हैं, राइट। अब ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड बनने के लिए ध्यान रखना कई प्रकार के कॉन्सेप्ट आए, राइट, जिनमें से सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो माना जाता है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आज हमारा जो ब्रह्मांड है एक्चुअल में ध्यान रखना वो इतना फैला हुआ है, राइट, ये ब्रह्मांड इतना फैला हुआ है, ऐसा माना जा रहा है ये ब्रह्मांड समय के साथ बताइए विस्तारित हो रहा है, समय के साथ क्या बताइए फैल रहा है। तो आज हमारा ब्रह्मांड क्या बताइए ऐसी अवस्था में है। तो कुछ नहीं हुआ, बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटर ने कुछ भी नहीं किया, इस थ्योरी को बनाने वाले लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक पास्ट की तरफ ले गए, ये इसका प्रेजेंट है, राइट, इसके बाद इसका फ्यूचर ये होगा, ये और विस्तारित हो जाएगा, तो फ्यूचर तो वो जानता नहीं है क्या होगा, राइट। तो उसने कहा चलो पास्ट की ओर चलते हैं। जब उसने पास्ट की ओर देखा तो एक्चुअल में ध्यान रखना ये सिकुड़ते 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 ये मात्र एक बिंदु बन गया। ऐसा बताया भैया ये बिंदु अनंत घनत्व का, अनंत दाब का, अनंत तापमान का एक बिंदु है, इसमें सभी की सभी ध्यान रखना बल यूनिफाइड है, राइट। ये कहा उसने विलक्षण बिंदु, ये विलक्षण बिंदु से ध्यान रखना हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो आप जानते कैसे इस बिंदु से कैसे विस्तारित होकर आज एक ब्रह्मांड बना है, इसी को ध्यान रखना उसने विस्तृत रूप से समझाया है, यही कहलाती बिग बैंग थ्योरी। तो मत परेशान होना ये इस चक्कर में, ठीक है ना, बस इतना बस ध्यान रखना। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि वर्तमान में सारी आकाश गंगाएं, आकाश गंगाओं के पिंड एक दूसरे से क्या बताइए दूर जा रही हैं, इसी ध्यान रखना ब्रह्मांड के विस्तार को कहते हैं क्या बताइए हम लोग बिग बैंग थ्योरी। दैट्स क्लियर, कुछ नहीं करना है। खैर बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटर को आप याद कर लीजिएगा, वो आपके काम के हैं, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात बिग बैंग थ्योरी बताती है, और भी थ्योरीज हैं लेकिन आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, अंदर कुछ नहीं पढ़ना आपको, राइट। अब देखो बिग बैंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है ना। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है ब्रह्मांड कैसे बना कि यहाँ पर ध्यान रखना पहले एक गैस है, गैस का घनीभूत है, जैसे जैसे विस्तार हुआ, स्फीतीकरण हुआ, तो यहाँ पर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, प्रोटॉन पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पैदा होने से हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में बनने वाला पहला एक तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में बनने वाला पहला तत्व कौन है बताइए हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन ध्यान रखना बाद में जाकर संलयन हुआ, हाइड्रोजन का संलयन जब हीलियम में संलयन हुआ तो आप जानते हैं हाइड्रोजन की हीलियम बनने से अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। पहली बार हमारे ब्रह्मांड में ध्यान रखना इसी संलयन क्रिया की प्रोसेस से पहली बार लाइट पैदा हुआ, और इसी लाइट के ध्यान रखना होने से हमारा ब्रह्मांड क्या हो गया दृश्यमान हो गया। और यही ध्यान रखना हाइड्रोजन हीलियम का कंपोनेंट बने बताइए कौन, सूर्य, स्टार। तो आप जानते हैं स्टार भी जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन और हीलियम ही पाया जाता है। किसी भी स्टार में एवरेज ध्यान रखना, जैसे हमारे सन की बात करें तो 71% ध्यान रखना हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, और 27% ध्यान रखना आपका क्या बताइए हीलियम होता है, और आप देखेंगे 2% कुछ अदर गैसेस होती हैं। मतलब किसी भी स्टार का सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन होता है हाइड्रोजन, सेकंड कौन होता है हीलियम, और अदर गैसेस पाई जाती हैं, क्योंकि पूरा की पूरा वो गैस का बना गोला होता है। इतने टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ सॉलिड स्टेट या आपके लिक्विड स्टेट में नहीं हो सकते, कौन सिस्टम हो सकते केवल गैस, राइट। चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब हाइड्रोजन संलयन हुआ, हीलियम बना, तो यहाँ पर अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई, राइट। ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद यही जो ध्यान रखना तारे थे, इन्हीं तारे से ध्यान रखना क्या बताइए बहुत से ग्रह उपग्रह बने। तो आप जानते हो ग्रह से उपग्रह कैसे बने, ठीक है ना, तारे से कैसे ग्रह बने, इसके लिए एक अलग अलग थ्योरीज होती हैं, जिनमें आप जानते हो द्वितारीय मंडलीय सिद्धांत भी आता है, बाइनरी स्टार थ्योरी भी कहते हैं। एक नई थ्योरी आती है इंटरस्टेलर
बैचलर थ्योरी आती है, ठीक है ना, ये सब थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है। सबसे मान्य जो सिद्धांत है वो है नेबुला थ्योरी या निहारिका थ्योरी। तो हम इसी को पढ़ेंगे थोड़ा सा समझने के लिए कि कैसे ब्रह्मांड बना है, ठीक है ना, ब्रह्मांड से कैसे ये ग्रह उपग्रह और सूर्य का निर्माण हुआ है, राइट। तो आप जानते हो इस ग्रह उपग्रह के निर्माण के लिए जो सबसे बेस्ट थ्योरी है वो आपकी नेबुला या निहारिका थ्योरी है। क्या होता है ये नेबुला, क्या होती है निहारिका, इसके बारे में हम जाने, राइट। तो आप जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में जो धूल, मिट्टी, बर्फ अर्थात हिम के, ध्यान रखना, जो घने त्रिबिंब बादल हैं, त्रिबिंब बादल मतलब जो 3 डायमेंशनल में हो, राइट। आपने देखा ना ऊपर जो बादल होता है वो बादल नीचे भी रहता है, ऊपर भी रहता है, आजू भी रहता है, बाजू भी, 3 डायमेंशनल ध्यान रखना बादल होता है, उसी को कहते हैं क्या बताइए, नेबुला। एक्चुअल में जितना भी ब्रह्मांड हमारा बना हुआ है, जितने भी ग्रह बने हुए हैं, एक्चुअल में इसी नेबुला से बने हुए हैं। नेबुला एक प्रकार का ये बादल था। किसका बादल था? जिस प्रकार आप ऊपर देखते हो वो पानी का बादल है, उसमें होता है क्या बताओ, H2O के अणु। क्या होते हैं उसमें? H2O के अणु। वो H2O का बादल है, जबकि जो निहारिका है वो धूल, मिट्टी, ठीक है ना, और अन्य ध्यान रखना जो पदार्थ होते हैं जिसमें हिमकण भी आते हैं, इनका बना हुआ क्या बताइए, वो त्रिबिंब बादल था, 3 डायमेंशनल क्लाउड्स था। और वही ध्यान रखना क्या हुआ, ठंडा था। कैसा था बादल? वो ठंडा था। जो ध्यान रखना ब्रह्मांड में ठंडी चीजें होती हैं वो ध्यान रखना सिकुड़ना प्रारंभ करती हैं, और जो गर्म चीज रहती है वो फैलना स्टार्ट करती है। तो आप जानते हैं बिंदु बहुत अनंत तापमान वाला था, गर्म था, सो ये फैलना स्टार्ट कर दिया। जो नेबुला है ये ध्यान रखना नेबुला है, राइट। ये नेबुला क्या हुआ बताइए, ठंडा है, ठंडा बादल है जो धूल मिट्टी कण का बना हुआ है, ठीक है ना, इसी से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये क्या था बताइए, ठंडा था। ठंडा क्या होगा बताइए, सिकुड़ के क्या होगा, गर्म होगा। तो ध्यान रखना क्या हुआ, ए वाला कण, 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 सभी कण क्या बताइए अंदर की ओर सिकुड़ने लगे। जब चारों ओर से बल एक केंद्र पर लगता है, ध्यान रखना मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या बताइए घूमने लगने लगता है। ये पूरा गैस का ध्यान रखना जो प्लेट बनी है पूरी घूमने लगती है। घूमने के बाद क्या बताइए पूर्णतः गोलाकार बन जाती है, और गोलाकार बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसका एक पॉइंट टूट के चल जाता है, इसका एक पॉइंट टूट के चल जाता है, इसका एक पॉइंट टूट के चल जाता है। तो यही ध्यान रखना, डिस्क का एक भाग टूट के गया बुध बना, एक भाग टूट के गया शुक्र बना, एक भाग टूट गया पृथ्वी बना, एक भाग टूटा मंगल बन गया। ऐसे करके ध्यान रखना सारे ग्रह बने, ग्रह भी बाद में टूटे उपग्रह बन गए। इस टाइप ये जो ध्यान रखना नेबुला है, यही नेबुला जब तेज गति से ध्यान रखना है डिस्क का रूप लेकर घूमने लगी तो बहुत सारे ध्यान रखना छोटे छोटे पिंड इससे टूट कर बाहर निकलने लगे। और आप जानते हैं इसके आकर्षण बल इतना ज्यादा था कि ये जरूर टूटे लेकिन वो इसके आकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाए, और वो चारों ओर उसकी ओर गति करने लगे। और लास्ट टाइम ध्यान रखना जो बीच में जो बचा वो बना प्रोटोस्टार या तारा। ध्यान रखना यही तारा हमारा सूर्य होता है, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड में तारे होते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये ध्यान रखना क्लाउड्स है, क्लाउड्स के घूमने से ध्यान रखना क्या बनते बताइए, एक डिस्क बनती है, यही डिस्क के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर ग्रह बनते हैं, राइट। और उन्हीं के टुकड़े होकर बताओ क्या उपग्रह बनते हैं, ठीक है। बात आती है कि सर ये कैसे संभव है। जैसे आपने देखा होगा, समझने के लिए आप खाओ बताइए क्या, आइस गोला, आइस गोला खाओ, ऐसा ऐसा उसको दबाओ, ऐसा दबाओ, उसमें ध्यान रखना बहुत सारा पानी क्या होता है मिला हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। वो क्या करता है आइस गोला वाला, ऐसा ऐसा घुमाता बनाता है, ये बूंद निकल के भागी, ये बूंद निकल के भागी, ये बूंद निकल के भागी। ऐसा होता है कि नहीं बताओ, सेम ऐसा ही होता है। आपको लगेगा सर इतनी सी बूंद निकल के भाग सकती है, ठीक है, आइस गोला से इतनी बूंद निकल सकती है, ये तो सर कैसे इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा बृहस्पति, इतना बड़ा शनि कैसे निकल सकता है। तो मैं आपको हैरानी वाली बात बता दूं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का 99.98% का द्रव्यमान अकेला सूर्य का है, जानते हो। मात्र सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा सब मिल जाएं तो आप जानते हो 0.5% भी नहीं है, 1% मान लो आप, अगर मोटे तौर पर 1% भी नहीं है, ध्यान रखना। मतलब अकेला सूर्य का द्रव्यमान देख लो, अकेला सूर्य का द्रव्यमान देख लो, और तुम्हारे सारे ग्रह सारे उपग्रह सबको मिला लो तो ध्यान रखना उसका वो 0.5% नहीं है। तो अनुमान लगाओ कि सूर्य के सामने पृथ्वी की क्या औकात, और तुम तो बिल्कुल छोटे से हो तो तुम्हारी क्या औकात देख लो जरा, है ना। कुछ नहीं है, ध्यान रखना इस ब्रह्मांड के सामने हम कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना नेबुला थ्योरी है,
राइट। इस नेबुला थ्योरी को ध्यान रखना दिया किसने था, एक शख्स थे, उनका नाम था लाप्लास एवं कांट। ये दो विद्वान है, लाप्लास एवं कांट की नेबुला थ्योरी। ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया हो गया, समझ में आ गया, बस ज्यादा कुछ नहीं समझना है यहाँ पर। लाप्लास एवं कांट, इस प्रकार हम देखेंगे ग्रह उपग्रह बनते हैं, क्षुद्र ग्रह बनते हैं, है ना, है ना। अब थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, ये तो थ्योरी काफी डेप्थ में होती है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, राइट। अब आपको करना क्या बताइए कि हमारा सौर परिवार कैसा है, सौर मंडल कैसा है, उससे एक बार मुलाकात कर लो हल्का हल्का सा, है ना। देखिए अगर आप इसमें पढ़ोगे तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते, कैसे तैयार होते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो ये क्या बताइए, सूर्य, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त का कक्षा में ध्यान रखना जो चक्कर लगाते हैं, ये देखिए बुध, ये देखिए शुक्र, ये देखिए पृथ्वी। ये क्या आएगा आपका, ये बुध, ये ध्यान रखना क्या आएगा शुक्र, ये क्या आएगा बताइए पृथ्वी, और इसके बाद क्या बताइए ये मंगल। ठीक है, ये मान लो मैं चारों की चारों एक ऐसे ग्रह हैं जिनमें आप खड़े हो सकते हो, अर्थात जिनमें जमीन होती है, राइट, इनमें आप जाकर खड़े हो सकते हो। सो ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्थिव, पृथ्वी जैसे कहलाते हैं, और इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। जबकि ध्यान रखना मंगल के बाद यहाँ पर ध्यान रखना बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर पिंडों की एक पट्टी है, बहुत सारे ध्यान रखना छोटे छोटे क्या बताइए पिंडों की यहाँ पर एक पट्टी है, जो मंगल और क्या बताइए इसके बाहर बृहस्पति कक्षा के बीच में यहाँ पर स्थित है। ये ध्यान रखना बृहस्पति जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो ध्यान रखना मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत छोटे छोटे ग्रहों की ध्यान रखना उपग्रहों की पट्टी हैं, ग्रहों की पट्टियां हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। इन्हें कहते ध्यान रखना एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह। पेपर में सीधे एग्जाम में आता है क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में मिलेगी, तो मंगल और किसके बीच में मिलती है, बृहस्पति। अच्छे से दिमाग में एग्जैक्ट बिठा लीजिए इसको, राइट। हाँ, फिर बृहस्पति के बाद ध्यान रखना आपका क्या आता बताइए, शनि आया, ठीक है ना। फिर आप जानते क्या आएगा, यूरेनस आएगा। तो क्या बताइए, यूरेनस आया। ये क्या आया बताइए, नेपच्यून आया। और लास्ट में क्या है, प्लूटो। प्लूटो को ध्यान रखना हम इसलिए नहीं मानते, क्यों, क्योंकि जिस प्रकार आप जानते हो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसी प्रकार यहाँ पर होती क्यूपर बेल्ट, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या बताइए, बौने ग्रह पट्टी। इस पट्टी का नाम क्या आएगा, बौने ग्रह पट्टी, और इसका नाम क्या आएगा, क्षुद्र ग्रह पट्टी। मतलब ये ध्यान रखना ऐसे छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो ध्यान रखना ग्रहों का आकार नहीं ले पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये दो पट्टी जरूर याद कर लिएगा, आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टी है। एंड ध्यान रखना आपका नेपच्यून, नेपच्यून के लास्ट में एक पट्टी है, उसका नाम है क्या, क्यूपर बेल्ट या बौने ग्रह पट्टी। एक्चुअल में शुरुआत में जब इस प्लूटो की खोज हुई तो प्लूटो को माना गया एक ग्रह है। बाद में जाकर अब क्यूपर बेल्ट की खोज हुई तो ऐसा माना जाता है कि क्यूपर बेल्ट में ये प्लूटो फंसा हुआ है। इसलिए चूंकि ऐसे अगर आप इनके फंसे हुए इनको भागों को ग्रह मानेंगे तो ऐसे अनंत ग्रह हो जाएंगे आपके, तो पढ़ नहीं पाओगे तुम, जी के पढ़ना भूल जाओगे तुम लोग, ठीक है ना। तो इतने सारों को नहीं मान सकते हम लोग, इनको भी नहीं मान सकते हैं। बाद में एहसास हुआ, लोगों को पता चला कि जो प्लूटो है एक्चुअल में वो ग्रह पट्टी में नहीं घूमता है, वो ध्यान रखना बौने ग्रह की एक सम्मिलित पट्टी में घूमता है। इसलिए 2006 में क्या हुआ, इसको ध्यान रखना एक IAU होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर यूनियन, ये संघ होता है जो दर्जा देता है ग्रहों को, उसने क्या किया, इसको ग्रहों का दर्जा छीन लिया है। तो आज आप जानते हो 9 ग्रह नहीं है, ध्यान रखना आज वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं। भले पंडित जी 9 ग्रहों की उपासना करें बात अलग है, लेकिन तुम 8 ही करना, ठीक है ना। हाँ, तो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में 2 पट्टियां ध्यान रखना, मेंशन कर रखना। अब मैं आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, सारे ग्रहों में मेन चीजें जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है क्या बताइए, बुध। बुध ध्यान रखना आप जानते 2 ही 3 क्वेश्चन बनते हैं, उतना बस ध्यान रख लेना आप कि बुध ग्रह सबसे ध्यान रखना क्या बताइए, नजदीक का ग्रह है। नजदीक का ग्रह होने के बाद भी ध्यान रखना सबसे ज्यादा तापमान इसका नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं इस पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल न होने की वजह से दिन के समय में तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन रात के समय में ध्यान रखना सूर्य के प्रभाव में जब सूर्य की किरणें इस पर नहीं पहुंचती हैं सामने वाले भाग पर, एकदम से ठंडा होता है। इसलिए ये रात और दिन अगर दोनों का एवरेज तापमान निकाला जाए तो बहुत कम हो जाता है। क्यों, आप जानते हैं नाइट में ये नेगेटिव टेम्परेचर में पहुंच जाता है, और ध्यान रखना दिन में आप जानते हैं 150-160 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है।
और कई बार तो 200 क्रॉस हो जाता है। तो कहने का सीधा मतलब है इतना टेम्परेचर कुछ समय के लिए होता है, पूरे ऑल ओवर ध्यान रखना आपका देखेंगे डे नाइट समय नहीं होता है, इसलिए औसतन तापमान इसका ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसे गर्म ग्रह नहीं बोलते हैं क्योंकि इसे वायुमंडल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें दिन में ध्यान रखना मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, नाइट में ध्यान रखना मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो हाई एंड लो के बीच में डिफरेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा यही होता है। अगर पेपर में आया कि कौन से ग्रह में दावांतर सबसे ज्यादा होता है या फिर ध्यान रखना तापांतर सबसे ज्यादा होता है, तो तापांतर बोलना उसको। तापांतर मतलब सुबह का तापमान और आपका रात का तापमान, डे नाइट के बीच में जो वेरिएशन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है बताइए, बुध में होता है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान रखना वायुमंडल होने की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, तो तापमान रात में भी क्या बताइए एक अच्छा बना रहता है, ठीक है ना। बुध का ध्यान रखना कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का भी ध्यान रखना कोई भी उपग्रह नहीं है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। बुध ध्यान रखना सबसे कम टाइम में चक्कर लगाता है, हमारा 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, क्यों, क्योंकि सबसे पास में है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। शुक्र में बारे में 4-5 बातें याद रखना, राइट। शुक्र आप जानते हो एक ऐसा ग्रह है, जितने भी ग्रह होते हैं हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ध्यान रखना घूमते हैं, हमेशा जितने भी ध्यान रखना ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है ना। लेकिन मालूम है शुक्र और अरुण, यूरेनस जिसको बोलते हैं, शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो ध्यान रखना पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। क्या घूमते हैं वो, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। शुक्र की बारे में बात करें, शुक्र में ध्यान रखना जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा CO2 गैस पाई जाती है। CO2 गैस की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना हाई प्रेशर होने की वजह से, ठीक है ना, और CO2 होने की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो प्रेशर कुकर की कंडीशन पाई जाती है। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर इसका तापमान सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह क्या बोलेंगे आप, शुक्र। और यहाँ पर ध्यान रखना अधिक प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए ऐसी दशाएं कहाँ मिलती हैं आपको, प्रेशर कुकर के अंदर मिलती हैं। प्रेशर बढ़ाओ तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। सेम कंडीशन कहाँ मिलेगी आपको, शुक्र के साथ, इसलिए शुक्र को बोलते ध्यान रखना प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप जानते हैं शुक्र ग्रह हमारे ध्यान रखना पृथ्वी के लगभग साइज में भी सेम है, ध्यान रखना घूर्णन काल भी सेम है, इसलिए मालूम ऐसे पृथ्वी की ध्यान रखना बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन, ठीक है ना, ठीक है। एक बात शुक्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो शुक्र ग्रह है अगर हम देखेंगे इसको तो ये जब उदित होता है हमारा सूर्य, तब ध्यान रखना सूर्य उदित के समय भी दिखाई देता है, राइट। और ध्यान रखना जब मालूम है सूर्यास्त होता है तब भी ध्यान रखना ये दिखाई देता है, इसलिए मालूम है शुक्र को भौर का तारा एंड सांझ का तारा भी ध्यान रखना इसे कह सकते हैं, राइट। सूर्य ध्यान रखना सबसे चमकीला ग्रह है, एक बात। और आप जानते हो शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ध्यान रखना जो ग्रह है पौराणिक कथाओं में इसे ध्यान रखना अगर जिसके माता पिता जैसे मान लीजिए कोई दंपत्ति हैं, अगर वो अच्छे पुत्र की ध्यान रखना कामना करना चाहते हैं, सुंदर पुत्र की कामना करना चाहते हैं, तो आप जानते क्या करते थे बताइए, वो लोग इसकी उपासना करते थे। इसे ध्यान रखना पौराणिक कथाओं में सौंदर्यता का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना, किसको, शुक्र को। बस ज्यादा कुछ नहीं करना। शुक्र की भी ध्यान रखना कोई भी ग्रह उपग्रह यहाँ पर कोई भी उपग्रह यहाँ पर नहीं है। आता क्या बताइए हम पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें ध्यान रखना जीवन की फुल संभावना है, क्या जीवन पाया ही जाता है, राइट। एकमात्र ऐसा ध्यान रखना ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। ध्यान रखना जब इन्हें ब्रह्मांड से ऊपर से दिखते हैं तो इसमें पानी की अधिकता होने की वजह से क्या बताइए, नीला ग्रह नीला दिखता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको बताइए, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी ध्यान रखना अपने अक्ष पर अगर हम बोलेंगे जहां पर घूमती है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या बताइए झुकी हुई है, और अपने तल पर ध्यान रखना 66.5 झुकी हुई है। मतलब ये है तल तो 66.5 का एंगल बन रहा है और ये अक्ष है 23.5 का एंगल बन रहा है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल पर ध्यान रखना 66.5 डिग्री आपकी झुकी हुई है, राइट। ध्यान रखना इस बात का। पृथ्वी का ध्यान रखना अपना घूर्णन काल होता है और परिक्रमण काल होता है। अपने अक्ष पर ध्यान रखना सब जानते हो 23 घंटे 56 मिनट जिसको लगभग 24 घंटे मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके घूमने से क्या होता है, दिन और रात होती है। क्यों, ये वाला जो भाग है वो सूर्य के सामने आता है तो यहाँ दिन हो जाता है, ये वाला भाग पीछे है तो रात आ जाती है, राइट। लेकिन सूर्य जब सामने आता है तो यहाँ पर पूरा दिन होना चाहिए, समान दिन होना चाहिए, यहाँ समान रात होनी चाहिए। लेकिन पृथ्वी ध्यान रखना जो कि झुकी हुई है, पृथ्वी ध्यान रखना झुकी हुई है, इस झुकी होने की वजह से क्या बताइए यहाँ पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। हाँ, साथ ही साथ अपन यहाँ पर बात करते हैं तो पृथ्वी
पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पूर्णतः गोल का कॉन्सेप्ट पाइथागोरस ने लाया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना पृथ्वी अगर गोल होती तो ये प्रमाण हमें नहीं मिल पाता। आप जानते हैं अगर हम पृथ्वी को ऐसा नापते हैं तो 12,713 किलोमीटर ध्यान रखना इसका आता है, और अगर हम ऐसा नापते हैं पृथ्वी को तो 12,756 किलोमीटर आता है। इस प्रकार हमारे पृथ्वी के ए वाला भाग 43 किलोमीटर कम है, ए वाला भाग 43 किलोमीटर ज़्यादा है। तो क्या बताओ, ए वाले भाग पर क्या है, चपटी है, इसलिए पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी माना गया है। ठीक है, चलिए। फिर लोगों ने कहा कि भैया गैलीलियो ने कहा कि नाशपाती के आकार की है, फिर वो अलग चीज़ें हैं। देखिए पृथ्वी का ध्यान रखना अपना एक उपग्रह है, उसका नाम क्या बताइए, चंद्रमा है। ठीक है ना, चंद्रमा भी क्या होता है, उसकी अलग विशेषता है। चंद्रमा एक पूरे जितने भी ब्रह्मांड में ज्ञात हमारे पास ग्रह उपग्रह हैं उनमें से खास है। जो जितने समय में ध्यान रखना चंद्रमा अपना चक्कर लगाता, खुद कैसे घूम के लगाता चक्कर, उतने समय में पृथ्वी के चारों भी चक्कर लगा लेता है। इसलिए ध्यान रखना ये पृथ्वी से हमें पूरा पूरा कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, यही कारण है कि मालूम इसमें कलाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं, कलाएं। कलाएं मतलब आप जानते हो ये छोटा बड़ा होता रहता है, क्योंकि उसका बहुत सारा भाग अदृश्य होता है। और ध्यान रखना हम देखेंगे अगर चंद्रमा में कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा का हम एक बार में अधिकतम कितना भाग देख सकते हैं, तो 59%। चंद्रमा के हम अधिकतम एक बार में 59% भाग को देख सकते हैं। 41% भाग उसका हमेशा अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों क्या होता है, लगभग सेम होता है। यही कारण है, जितने बार में वो खुद के चक्कर लगाता है उतने बार में पृथ्वी का भी ध्यान रखना चक्कर लगा लेता है एक बार। चंद्रमा की खोज के लिए ध्यान रखना सबसे पहले हमारे यहाँ पर अमेरिका ने इस पर दस्तक दी थी। अमेरिका ने ध्यान रखना, अमेरिका अंतरिक्ष यात्री था नील आर्मस्ट्रांग, वो यहाँ पर पहुंचा था। जिस प्लेस पर ध्यान रखना पहुंचा था और वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, तो वहां पर उसके ध्यान रखना पदचिन्ह पड़ गए हैं। वो पदचिन्ह में ध्यान रखना आज भी वो निशान बने हुए हैं। क्यों, वहां पर वायु ध्यान रखना नहीं है। जब वायु नहीं है और वहां कोई लोग रहते नहीं है तो वो पैर के निशानों को कौन मिटाएगा, उसी ध्यान रखना पैर के निशान वाले क्षेत्र जहां पर नील आर्मस्ट्रांग पहली बार उतरा था उसे ध्यान रखना सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर या शांति का समुद्र कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो आप याद रखना चंद्रमा में है। ये वही प्लेस है जहां पर क्या हुए थे, नील आर्मस्ट्रांग एडविन ऑस्टिन क्या बताइए यहाँ पर उतरे हुए थे। चलो चंद्रमा खैर ज्यादा नहीं आता इससे क्वेश्चन। पृथ्वी को हम आगे पढ़ेंगे, अपने घर की पृथ्वी है, डेटा से पढ़ेंगे उसको। इसके आगे हम बात करते हैं क्या बताइए, मंगल। ठीक है ना, मंगल की हम बात करते हैं तो पृथ्वी के बाद जो मंगल है, मंगल में सबसे ज्यादा मालूम है लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है। लोहे के ऑक्साइड की वजह से ध्यान रखना क्या बताइए, यहाँ पर लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी होने की वजह से क्या बताइए, पूरा की पूरा ये लाल दिखता है, इसलिए हमें इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, साथ ही साथ आप देखेंगे मंगल में चूंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा रही है, हर देश ने इसके लिए कोई ना कोई अनुसंधान किया है जानते हैं, तो बहुत सारे शोधों से पता चला है कि यहाँ पर कार्बन की उपस्थिति दर्ज की गई है। जिस ग्रह में अगर कभी कार्बन है तो यकीन मानिए कभी ना कभी वहां पर जीवन पाया गया होगा या जीवन पाए जाने की संभावना है। इसलिए आज अगर पृथ्वी को छोड़कर अगर किसी ग्रह पर सबसे ज्यादा जीवन की तलाश की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, वो क्या आएगा आपका मंगल। उसकी वजह है उसमें क्या, कार्बन का मिल जाना। एक बात साथ ही साथ आप देखते हैं ये जो मंगल है, ठीक है ना, ये जो मंगल है इसके बारे में एक छोटा सा एक मिथ है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जितने भी ये ग्रह होते हैं सब पहले भगवान माने जाते थे, है ना, सब देवता माने जाते थे। तो इसी ध्यान रखना मंगल ध्यान रखना पुत्र प्राप्तियों के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छे भगवान माने जाते थे। इन्हीं के नाम पर ध्यान रखना मंगलनाथ की मूर्ति होती है, राइट। तो आप जानते हो ये जो मंगल ग्रह है इसी के क्या बताइए मंगलनाथ माने जाते हैं। ठीक है ना, और इनसे क्या होती, मनोकामना पूरी होती है। आपने देखा ना उज्जैन में इसका मंदिर है, मंगलनाथ का मंदिर यही है। ठीक है, चलिए अगर मंगल में देखें तो अब यहाँ पर ग्रह की संख्या ध्यान रखना, उपग्रह की संख्या 2 हो जाती है, डीमोस और फाबोस। आप जानते हैं डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। डीमोस और फाबोस नाम की क्या इसकी बताइए 2 उपग्रह मिल जाएंगे। भारत देश ने भी क्या बताओ मंगल की जांच करने के लिए, मंगल में खोज करने के लिए अपना एक मिशन चलाया था 2013 में। उसका नाम है क्या बताइए, मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है ना, मार्स ऑर्बिट मिशन लगभग 310 दिन की यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा और वहां पर क्या बताइए फोटो खींचना स्टार्ट किया उसने। ठीक है ना, और यहाँ पर भेजना स्टार्ट किया। तो मंगल के बारे में भी ध्यान रखना बहुत सारी जानकारी है, लेकिन एग्जाम के संदर्भ में ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं है, जो बताया आपको पर्याप्त है। बृहस्पति के बारे में ध्यान रखना,
बृहस्पति आप देखते हैं ये सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसी का ध्यान रखना, एक उपग्रह उसका नाम है गैनीमेडे। गैनीमेडे भी क्या बताइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रह भी सबसे बड़ा और इसका उपग्रह भी ध्यान रखना, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, उसका नाम है क्या, गैनीमेडे। बृहस्पति के बाद अभी जितने भी ग्रह ध्यान रखना मालूम है ये सब गैस का बना हुआ है। बृहस्पति की सतह पर आप खड़े नहीं हो सकते हो, बृहस्पति की सतह पर ध्यान रखना आप खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना पूरा गैस का बना हुआ है। इसमें ध्यान रखना बवंडर उठता है, तूफान उठता है। ऐसा माना जाता है हाल ही में यहाँ पर एक बवंडर उठा हुआ है, कई दिन सालों से चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसका आकार ध्यान रखना पृथ्वी के आकार का 3 गुना बड़ा है, समझ रहे हो, इतना बड़ा बवंडर है। अनुमान लगाओ, ठीक है ना, पृथ्वी से 3 गुना बड़ा बवंडर उठा वहां पर, ठीक है ना, पूरा गैस का बना हुआ है, ठीक है ना। बृहस्पति के बारे में बाकी यहाँ जीवन तो पा नहीं सकते, कहाँ गैस में बैठ के खड़े रहोगे आप, रहने दो ना, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद ध्यान रखना थोड़ा सा आप शनि को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। शनि के संदर्भ में आपने देखा होगा कुछ चीजें आती हैं, ये मालूम है दिखने में बहुत सुंदर होता है। इसके चारों ओर ध्यान रखना गैस, धूल, मिट्टी, कण के वलय बने हुए हैं। ये 7 वलयों की खोज गैलीलियो ने अपनी क्या दूरदर्शी के माध्यम से किया था। जब उसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया तो उसने क्या किया था, इन वलयों को उसने देखा था, राइट। देखने में सबसे सुंदर दिखता है कौन बताइए, शनि। आप जानते हो इसका डेंसिटी इतना कम है, इतना कम है कि अगर मान लो इसे 10 सागर में लाके छोड़ा जाए तो मालूम है तैरेगा। खैर 10 सागर इतना बड़ा नहीं है कि शनि को डुबो सके, लेकिन एक कल्पना के तौर पर मानते हैं साइंस में हम, क्योंकि इसका घनत्व आप जानते हैं 0.5 के समथिंग है और 0.5 अगर है तो आप जानते हो पानी का घनत्व 1 होता है और इसका कितना 0.5 है। जिसका घनत्व कम होता है वो हमेशा तैरता है, डूब नहीं सकता है। सो इस बेस पर कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि शनि को अगर हम पानी में लाकर फेंक देते हैं तो आप जानते हैं वो डूबेगा नहीं। वो क्या बताइए, डूबेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी डूब जाएगी। पृथ्वी का औसत डेंसिटी 5.5 है। आप जानते हैं एक बार पृथ्वी को डुबो भी चुके हैं, किसने डुबाया था, हिरण्यकश्यप का ध्यान रखना भैया था हिरण्याक्ष, आपने पढ़ा होगा कभी कथाओं में। हमारी पृथ्वी को ध्यान रखना डुबो दिया गया था। डुबाने के बाद ध्यान रखना मालूम है क्या हुआ था, ब्रह्मा जी के नाक से ध्यान रखना निकले थे एक बराह अवतार। बराह अवतार ने ध्यान रखना अपने बड़े बड़े दांतों से उस हिरण्याक्ष को मार दिया था और उसी पृथ्वी को ध्यान रखना उठाकर लाए और ऐसा करके मारे तो पृथ्वी के सौरमंडल में घूमने लगी। कौन? पृथ्वी। खत्म था। तो सब ये कहानी चर्चाएं होती रहती हैं, आप लोगों ने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट। चलिए, तो शनि के बारे में एक मिथ है कि शनि अपनी ध्यान रखना कक्षा पर बहुत धीमा धीमा मूव करता है, इसलिए ध्यान रखना धीमा धीमा मूव करने की वजह से इसको शनिश्चर या धीरे धीरे चलने वाला, इसको शनिश्चर भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना लोगों ने इसको शनिचर कहना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको अशुभ मानते हैं लोग, ठीक है ना। अशुभ अशुभ नहीं है वो, ठीक है ना। हाँ, चलिए हम देखते हैं शनि में सबसे ज्यादा ज्ञात उपग्रह हैं। देखिए उपग्रहों की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, हर एक खोजे जाते हैं, सब लोग दावा करते हैं हमने ये खोज लिए, हमने ये खोज लिए, लेकिन अभी तक ध्यान रखना ज्ञात उपग्रह जिनके नामकरण किए गए हैं उनमें शनि के ध्यान रखना सबसे ज्यादा उपग्रह माने जाते हैं, वही मानते हैं 29, राइट। 29 उपग्रह माने जाते हैं शनि के। ऐसे ध्यान रखना मालूम है बृहस्पति को 66 हो चुके, 66, लेकिन उनके मानता नहीं मिले उनको, ठीक है ना। तो शनि में अभी ज्ञात बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह मिलेंगे कहां पर, शनि में। इसका सबसे बेहतरीन एक उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। पूरे सौर मंडल का ध्यान रखना दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है कौन? टाइटन। वो किसका उपग्रह बताइए? तो शनि का है, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अब आप जानते हैं अरुण। अरुण ऐसा ग्रह है जो आप जानते हो कि शुक्र की तरह क्या करता है, पश्चिम से पूरब की ओर ना होकर क्या होता है, पूर्व से पश्चिम दिशा। जितने भी ग्रह होते हैं वो कहाँ आते हैं? पश्चिम से पूरब। ये क्या बताइए? ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तो अरुण, आप जानते हैं अरुण अपनी स्थान पर इतना ध्यान रखना झुका हुआ है कि ऐसा लगता है कि सो गया है। इसे क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, राइट। आप जानते हो यहाँ पर मेथेन गैस की मात्रा अधिक होने की वजह से ध्यान रखना इसका रंग कई बार पूरा हरा दिखाई देता है, इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ज्यादा कुछ नहीं करना, इनके बारे में कभी क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। इनके बारे में यूरेनस नेपच्यून के बारे में, ठीक है। हाँ हाँ, ये ध्यान रखना पूरे बर्फ जमे हुए हैं इनमें, ठीक है, ठीक है। ये बर्फीली अवस्था में है, सूर्य से बहुत अधिक दूरी होने पर, ठीक है ना। देखो सूर्य से अगर कम दूरी होगी तो भी प्रॉब्लम रहेगी, सूर्य से अधिक होने पर भी दूरी का कम, मतलब पृथ्वी बिल्कुल सॉलिड जगह में बैठी है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए इनके बारे में कुछ आता नहीं ज्यादा पेपर में, बस इतना बस याद करना है कि ऊपर बेल्ट में फंसा हुआ कौन है बताइए? प्लूटो। इसे निकाल दिया है कहाँ से बताइए? सौर मंडल की सूची से। बस इतना ज्यादा मत करना है, इससे बहुत ज्यादा है बर्डन, राइट। बिल्कुल नहीं करना, इतना आपके लिए पर्याप्त है ना।
पढ़ने को तो बहुत होता है, आप वही पढ़िए जो आपका एक बेनिफिट हो पेपर के हिसाब से, है ना। बस आप ध्यान रखना, मालूम है क्या करना, इन ग्रह उपग्रह में सौर मंडल में इतना ही पढ़ना, इतना पर्याप्त है। अब थोड़ा सा सूर्य के बारे में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आप जानते हैं सूर्य हमारे एक स्टार है जो काय से बना, बताइए, पूरा गैस से बना हुआ है। 71% क्या पाया जाए इसमें, हाइड्रोजन, और आपका 27 क्या बताओ इसमें, हीलियम। कई बार इनका परसेंटेज क्या कर लेता है वो पेपर में पूछ लेता है एक बार। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इसमें, तो सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन आपस में मिलता है, ठीक है ना, तो हीलियम बनता है। देखिए ये हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो क्या बताइए, हीलियम बनता है। तब ध्यान रखना ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। और दूसरी क्रिया में हीलियम क्या होता है, विखंडित होता है, और हाइड्रोजन के नाभिक बनते हैं, फिर भी ऊर्जा रिलीज होती है। तो ये कहलाती है संलयन। जुड़ना मतलब क्या बताइए, ये आपका नाभिकीय संलयन, और ये क्या बताइए, नाभिकीय विखंडन। ये ध्यान रखना, सारी प्रोसेस में सबसे ज्यादा ऊर्जा काय में होती है, रिलीज, संलयन में। तो अगर पेपर में आया कि सूर्य की ऊर्जा उत्पत्ति का कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन बोलना, विखंडन मत कहना। अगर वो दोनों ऑप्शन देगा, ध्यान रखना, तो दोनों सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये संलयन। कई बार एग्जाम में आता है कि संलयन की तुलना में जो ऊर्जा होती है विखंडन में कम होती है कि ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है, राइट। इस दौरान ध्यान रखना, आप जानते हैं जब इसमें ऊर्जा उत्पत्ति होती है, किसमें, सूर्य में, तो ये जो स्टार है इसकी ध्यान रखना, सूर्य हमारा है, इससे हमारी पृथ्वी तक जो लाइट आता है इसको पहुंचने में आप जानते हो 8 मिनट, ठीक है ना, और 18 सेकंड क्या बताइए इसमें लगता है। कुछ बुकों में 8 मिनट 16 सेकंड दिया होगा, सब सही है दोनों वो ना, हाँ। क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कई बार इसकी ध्यान रखना, जो दूरी होती है इसकी मैक्सिमम जो कई बार दूरी होती है, मिनिमम जो होती है इसको बोलते हैं उपसौर। तो आप जानते हो ये 3 जनवरी को सबसे पास में रहती है। इस समय इसकी ध्यान रखना जो दूरी होती है 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। और जब ध्यान रखना 4 मार्च को ये सबसे दूरी में रहती है, इसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं इसको बताइए आप, अपसौर, इसको उपसौर। ये होती ध्यान रखना मालूम है क्या, 15 करोड़ 23 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। इस दौरान क्या बताइए, ये सबसे अधिक दूरी पर इसे माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो कोई सही नहीं है, क्योंकि पास में रहेगा तो जल्दी आएगा, दूर आएगा तो लेट आएगा, ठीक है ना। तो ये एवरेज है, इसको आप मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो कब होता है, 3 जनवरी को होता है क्या, उपसौर, क्योंकि पृथ्वी पास में है। और 4 मार्च को होता है क्या बताइए, अपसौर, क्योंकि पृथ्वी दूर है, राइट। ये सब क्वेश्चन थोड़े से कवर होने चाहिए। देखिए जब सूर्य से प्रकाश आता है, पृथ्वी पर आता है, तो हमेशा तो आता ही आता है, लेकिन आप जानते हो कई बार क्या होता है, सूर्य के सामने जब चंद्रमा जाता है तो आप जानते हो सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है, तो आपको पता होना चाहिए, किरीट या कैरोना जिसे कहते हैं, राइट। तो सूर्य का जो कैरोना वाला भाग होता है वो दिखाई देता है, ठीक है ना, है ना। तो आप वही कैरोना के बारे में, किरीट के बारे में, वर्णमंडल के बारे में, क्रोमोस्फीयर के बारे में, हेलोस्फीयर के बारे में, ये सब इतना डिटेल से जानकारी आपके लेवल में कोई काम की नहीं है, इतना नहीं पूछने वाला वो, राइट। सीधे डाटाबेस पर जानकारी आएगी, इतना बस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए अब, ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये तो हुआ क्या बताइए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना टाइम आता है। कई बार क्या बताइए, चंद्रमा का भी पूछ लेता है। ये मान लीजिए क्या बताइए, चंद्रमा का भी ध्यान रखना, अपना सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के बाद आता है पृथ्वी में, तो इसको आने में लगते हैं 1.27 सेकेंड, लगभग इसको एवरेज मान लेते हैं 1.3 सेकेंड, राइट। तो 1.27 सेकेंड जो होता है ये चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है, राइट। और सूर्य का प्रकाश आने में लगता है कितना, 8 मिनट 18 सेकेंड, राइट। अगर बोलेगा कि सूर्य और पृथ्वी की एवरेज दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ आप मान लीजिएगा, इसको कितना मान लेना, 15 करोड़। ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या बताइए हमारा है, सूर्य है। और अगर बोलेगा ये मान लीजिए क्या बताइए, पृथ्वी है, और क्या बताइए ये मान लीजिए हमारा चंद्रमा है, इनके बीच की दूरी एवरेज कितनी मानी जाती है, 3,84,000 किलोमीटर इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। चलिए बस ज़्यादा इसमें कुछ याद मत करिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है ना। हाँ, इतने में आपको तैयार हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आप सीधा क्या करिए, देखिए लेक्चर आप लोग
बार बार सुनना और जो नोट्स आप पे बनाना चाहो बना लेना। अभी तो केवल आप पूरा ध्यान किस पर दो, पढ़ाई पर। पूरी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से उनको सुनते जाओ। मैं मानता हूँ कि इतना आपको एक दिन में याद नहीं हो पाएगा, इसलिए आपकी व्यवस्था के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और हमेशा नहीं, जब भी आपको छोटे लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूं बड़े लेवल का ये बड़े लेवल में लेक्चर कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है ना, ओनली टाइम पास है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन छोटे लेवल में ध्यान रखना, ये रामबाण इलाज है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर तुम छोटे लेवल एग्जाम देते हो, ठीक है ना, तो आराम से ये लेक्चर से पूरा कवर आएगा आपका ज्योग्राफी अधिकांशतः, ठीक है। अब देखिए ये जो विश्व भूगोल है, हम ध्यान रखना है स्टार्ट करते हैं क्या, पृथ्वी से, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, पृथ्वी पर आपको ध्यान रखना है जो आज आपको द्वीप और महासागर दिख रहे हैं, महाद्वीप और महासागर दिख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में ध्यान रखना 2 थ्योरी आती हैं। तो आप वो थ्योरी बिल्कुल मत समझना, आप याद बस कर लेना। क्या आएगी, एक आएगी ध्यान रखना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्या तैयार करना आप इसको, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसको किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर। इसे बोलते ध्यान रखना क्या, वेगनर की थ्योरी या वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। बस एक बार सुन लो, याद मत करना। ये उसने कहा था कि भैया पूरा जो है ना हमारा जो महाद्वीप बना हुआ है, ये पूरा पहले एक पेंजिया था। पेंजिया मतलब क्या बताइए, स्थल मंडल का टुकड़ा था, और इसके चारों ओर क्या बताइए, एक महासागर था, बहुत बड़ा था, उसका नाम था क्या बताइए, पेंथालजा। बाद में जाकर क्या हुआ, यही भाग इस पृथ्वी पर कई प्रकार के बल लगे, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, और साथ ही साथ ध्यान रखना मालूम है क्या, पृथ्वी घूम रही है तो बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, इन बलों के प्रभाव में इस पेंजिया का क्या हुआ, टुकड़े हो गए, और ध्यान रखना इनसे फिर द्वीप महाद्वीप बने। कैसे बने क्या नहीं बने इतना मधुको में जानना, ऐसा बन गया था, बस हो गया, राइट, इतना काम का बस आपका। दूसरा आया था मालूम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या आया था यहाँ पर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो दिया था हैरी हेस ने। हैरी हेस नाम के एक शख्स थे, इन्होंने और उनके साथियों ने दिए थे हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन्होंने मालूम है क्या बताया था कि अंदर जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर भी पढ़ लो साथ में, काम आएगा। ये देखिए इन्होंने कहा पृथ्वी के ऊपर ध्यान रखना एक संतरे के छिलके के समान एक भूपर्पटी होती है, राइट, भूपर्पटी होती है संतरे के छिलके के समान चारों ओर, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में ऊपरी भाग को क्या, स्थल मंडल, राइट। जब उसमें जल भर जाए तो क्या बोलता है वो जल मंडल। यहीं पर तो जीव जंतु रहते हैं ना ऊपर वाले भाग में। तो आप जानते हैं भूपर्पटी है जिसको क्रस्ट भी कहा जाता है, ये एक्चुअल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, इसलिए ध्यान रखना भूपर्पटी को सियाल के नाम से भी जानते हैं। पेपर में आता है कि भूपर्पटी को किस नाम से जानते हैं, तो सियाल के नाम से जानते हैं, राइट। इसके ध्यान रखना लगभग इसकी मोटाई कुछ स्थानों पर 60 किलोमीटर, कुछ स्थानों पर 100 किलोमीटर, कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर, एवरेज मानते हैं कितना बताओ इसको, 60 किलोमीटर। तो जीरो से ये यहाँ से लेकर कितना बताइए, 60 किलोमीटर तक मिलेगा आपको भूपर्पटी। 60 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, कितना, 60 से लेकर 2900 किलोमीटर तक आपको मिलेगा क्या बताओ, मेंटल, ठीक है। ये मेंटल ध्यान रखना बड़ी विशाल का चट्टानों का बना हुआ है, ठीक। अब आप अंदर जाएंगे तो आपने देखा जब कुआं आप खोदते हो, जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो आपको बड़ी बड़ी चट्टान देखने को मिलती है। कई बार तो ऐसी ही जाती है कि पूरे कुएं के अंदर एक ही चट्टान, ना इधर से खोद सकते हैं ना इधर से खोद सकते हैं, करते फिर क्या बताओ, ब्लास्टिंग। तो ये तो आपका 25-30 फुट की बात है। जब आप पहुंचोगे वहां पर 1000 किलोमीटर नीचे तो आपको इतनी बड़ी चट्टान मिलेगी, पूरा महाद्वीप उसमें बैठा मिलेगा आपको। इन्हीं चट्टानों को बड़ी प्लेटों क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, प्लेट। ये प्लेट जब आपस में पास में आती है, दूर आती है, तो कई प्रकार के पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत, ये सब होते रहते हैं, ठीक है ना, वो सब अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना समझ लेना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से भी ध्यान रखना महाद्वीप महासागर का निर्माण होता है। अगर एग्जाम में आया ये किससे संबंधित है तो आप बता देना महाद्वीपीय निर्माण से संबंधित है, बस, ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे आने वाला नहीं है यहाँ से कुछ, है ना। तो मेंटल में आप एक याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, सीमा के नाम से, राइट। या पेपर में आएगा सीमा किसे कहा जाता है, तो मत बोलना मेरी बहन को कहते हैं, अरे मेंटल होगा यहाँ पर। अब आगे देखो यहाँ पर 2900 किलोमीटर से ध्यान रखना 6400 किलोमीटर तक हम बोले हैं। इसमें ये कहलाता है क्या, क्रोड या कोर, राइट। इस कोर में होता है निकिल और आयरन, राइट। इसी निकिल और आयरन की वजह से इसको बोलते हैं नीफे, क्या बोलते हैं, नीफे। तो सियाल, सीमा और नीफे, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। भूपर्पटी को बोलते हैं सियाल, मेंटल को बोलते हैं सीमा, और क्रोड को बोलते हैं क्या बताइए, नीफे। इसमें एक और बात आप याद रखिएगा, कैसे कि ये जो ध्यान रखना अंदर वाला भाग है, ये बहुत अधिक तापमान बढ़ जाता है यहाँ पर। जैसे नीचे जाओगे ध्यान रखना तापमान बढ़ने से अंदर वाला भाग पिघलेगा,
और नीचे जाने पर दाब भी बढ़ता है, ध्यान रखना, तो क्या बताइए वो जमेगा। तो यहाँ पर जमेगा पिघलेगा, जमेगा पिघलेगा, दोनों का बीच का हो जाता है जमा ना पिघला, ये होता है प्लाज्मा स्टेट में। तो आप जानते हैं प्लाज्मा स्टेट में आयरन और लोहा और निकेल जब घूमता है तो चारों ओर, ध्यान रखना, चुंबकीय मूवमेंट पैदा करता है। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी, क्या बताइए, एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ऐसा माना जाता है कि मंगल भी, ध्यान रखना, मंगल के अंदर भी ऐसा क्रोड था जो लिक्विड स्टेज में था, वो घूमता था, तो इसके चारों ओर भी, क्या बताइए, वायुमंडल पाया जाता था। आप जान सकते हो कि अगर वो घूमना बंद कर देगा या जम जाएगा तो आप जानते हो हमारी पृथ्वी का भी वायुमंडल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो आज हम लोग दिख रहे हैं वो आप यहाँ नहीं देखेंगे, है ना। हाँ चलो, तो हल्का सा एक जानकारी है, थोड़ा थोड़ा, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पक्का बन जाएगा, यहाँ से चिंता नहीं करना। चलिए अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम पृथ्वी में स्टडी करें किसी चीज की तो सबसे पहले हम लोग, ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी पर लोकेशन देखते हैं कि कौन कहां पर है। इसकी स्थिति को दिखाने के लिए हमें कुछ, ध्यान रखना, निर्देशांक या रेखाओं की आवश्यकता होती है। उनको हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश देशांतर रेखाओं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जन से इसको 5 मिनट में एक बार देख लीजिएगा। आप जानते हो पृथ्वी पर ऐसी रेखा, ठीक है ना, क्षैतिज रूप खींची जाती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक कहलाती, ध्यान रखना, क्या, भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। तो आप जानते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ये कहलाता क्या, बताइए, पूरा उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता, बताइए, दक्षिणी गोलार्ध। मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन टाइम लगेगा मुझे, ठीक है ना। ये उत्तरी गोलार्ध, क्या बताइए, दक्षिणी गोलार्ध। आप इस वीडियो को पॉज कर करके आराम से नोट्स बना लेना, जितना बनाना तुमको, ठीक है। एक बार दूसरी बात आपको बता दूं, ए उत्तरी गोलार्ध, ए दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग में, ध्यान रखना, मालूम में कितनी रेखाएं की जाती है, बताइए, 90। तो 90 कितनी होती हैं? 90 होती हैं उत्तरी अक्षांश। और नीचे कितनी होती है, बताइए, 90 कितनी होती है, दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार 90 कितनी जाती है, बताइए, 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा वाली होती है, लेकिन इसको गिनते नहीं क्योंकि ये 0 है। तो सबसे बड़ा व्रत या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा किसे बोलेंगे हम, ध्यान रखना, 0 को बोलेंगे, भूमध्य रेखा को। और आप जानते हो रेखाएं कैसी होती है, ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी, तो इसके चारों ओर घूम के आती है, क्लोज रहती, क्लोज, पूरा एक पैक रहता है, 0 1 2 3 4। और आप जानते क्या होती है, ये डिग्री में बनाई जाती हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर तक। यहाँ भी क्या होता है, 0 1 2 3 4 90 तक। तो यहाँ क्या होता है, ये मालूम है उत्तरी जो ध्रुव है वो रहता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये गोलार्ध वाले भाग में होता है, राइट। तो 90 ऊपर 90 नीचे, सबसे बड़ी क्या बोलेंगे हम, भूमध्य रेखा, ठीक है। एक बात, अब यहाँ पर 90 90 180 तो हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, एक बात, लेकिन आप जानते हैं कुछ खास पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश आता है, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, बताइए, कर्क रेखा। और ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर 66.5, ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं क्या, हम बताइए, आर्कटिक व्रत, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान रखना, 23.5 जो होता है वो 23.5, ध्यान रखना, हम मानते हैं इसको साउथ में मकर रेखा। और नीचे ध्यान रखना, हम देखते हैं 66.5 साउथ में, इसको बोलते हैं क्या, अंटार्कटिक व्रत। ये 5 मुख्य रेखाएं आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, राइट। और सीधे नाम पता होना चाहिए। 0 को क्या बोलते हैं, 23.5 उत्तर में क्या बोलते हैं, 23.5 दक्षिण में क्या बोलते हैं, 66.5 उत्तर और दक्षिण में क्या बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक व्रत, मकर रेखा, अंटार्कटिक व्रत, राइट। आगे देखो, अब हम देखते हैं हमारी पृथ्वी चूंकि 23.5 झुकी हुई है, क्या लोकेशन है, देखिए, जब मालूम में ये हमारा ईस्ट पॉइंट है, ये हमारा वेस्ट पॉइंट है। सूर्य जो होता है, क्या बताइए, सूर्य जो होता है वो पूरब से आता है, पश्चिम में डूबता है। तो सूर्य, ध्यान रखना, सूर्य की लंबवत किरणें जब यहाँ से जाती हैं तो जितना प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में पहुंचता है उतना ही प्रकाश दक्षिण में पहुंचता है। यही कारण है कि इस समय दिन और रात, क्या बताइए, बराबर होते हैं। और वो डेट क्या बताइए, यहाँ पर 21 मार्च, ठीक है। क्या होता है, 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य यहाँ से जाता है तो दिन और रात, क्या बताइए, बराबर पड़ते हैं। दिन और रात बराबर पड़ने की घटना को कहलाता है, क्या बताइए, विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव, राइट। हाँ, उसके बाद ध्यान रखना, ये सूर्य की किरणें, अब देखिए, मार्च के बाद अप्रैल में यहाँ से जाती है, मई में यहाँ से जाती है, 21 जून को ध्यान रखना एक कर्क रेखा के ऊपर से जाती है। इस प्रकार आप जानते हो कि 21 जून को कहाँ जाती है, बताइए, ये आपकी
कर्क रेखा। और चूंकि ध्यान रखना भारत देश कहाँ बताइए, भारत देश के बीचों बीच से जाती क्या बताइए आपकी ये कर्क रेखा। यही कारण है कि भारत देश में सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन कब होता है, ये 21 जून को होता है। राइट, समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान रखना ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचती है क्या बताइए, सूर्य की किरणें, लंबवत किरणें यहाँ तक पहुंचती हैं। 21 जून को ध्यान रखना सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ से जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन इस दौरान मालूम है मध्य रात्रि को किरणें कुछ समय के लिए यहाँ पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इसे ध्यान रखना मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं यहाँ वाले देश में। ये है कौन, नॉर्वे। अगर एग्जाम में आया किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, तो नॉर्वे को। नॉर्वे में रात में सूर्य क्यों दिखता है, तो आप सीधे इतना बस बोल देना कि वो आर्कटिक वृत्त में स्थित है। क्या है, वो आर्कटिक वृत्त में स्थित है। एक बार दूसरी बात आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो 23.5 डिग्री है ये कहलाती क्या बताइए, मकर रेखा। तो देखो यहाँ पर देखिए ये मार्च अप्रैल मई जून, इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब ध्यान रखना यहाँ देखेंगे 22 सितंबर को सूर्य क्या हो जाएगा, 21 मार्च को और 22 सितंबर को सूर्य क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये 2 डेट में क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। इसे बोलते हैं क्या, विषुव। और सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, यहाँ पर नवंबर, यहाँ पर दिसंबर। तो आप जानते हैं यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या होता है, यहाँ पर ए वाले भाग में सबसे बड़ा दिन होता है। जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है अफ्रीका में, तो इंडिया में सबसे छोटा दिन होता है। जब इंडिया में सबसे बड़ा दिन होता है तो यहाँ पर सबसे छोटा होता है। यही कारण आपने पढ़ा होगा कि हमारे भारत में दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा 21 मार्च और 22 सितंबर को पढ़ा होगा। राइट, लेकिन आपने ये सुना होगा क्या, सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। ध्यान रखना है ये जब नक्षत्र के चेंज होते समय ध्यान रखना होता है, तो 23 दिसंबर को इसको मानते हैं। तो बुकों में 22-23 दोनों सही है। राइट, परेशान मत होना। तो ये हुआ ध्यान रखना रेखाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस भूमध्य रेखा को एक नदी 2 बार काटती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका नाम है कांगो या जारे नदी। क्या नाम है, कांगो या जारे नदी, ठीक है ना। और जो मकर रेखा है इसको 2 बार काटती, कौन सी नदी देखना, लिम्पोपो नदी। ये अफ्रीका की नदी, दोनों नदी, ठीक है ना। दक्षिण आपके क्या बताइए, अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं। ये बहती कांगो गणराज्य में, ये बहती है क्या बताइए, ये नामीबिया में बहती लिम्पोपो। तो 2 नदियां हैं, नाम याद रख लेना। तीसरा मालूम है आप देखेंगे कर्क रेखा को एक नदी काटती है, उसका नाम है क्या बताइए, माही नदी, जो धार में बहती है, ठीक है, माही। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो बस अक्षांश रेखाएं आप इतनी कवर करना, ज्यादा कुछ करने का ही नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए देशांतर रेखाएं कैसी होती है बताइए। एक और बात इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, एक अक्षांश रेखा और दूसरी अक्षांश रेखा, मान लीजिए एक है 22 डिग्री और एक है मान लो 23 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना आएगा, 1 डिग्री का। ये तो 1 डिग्री तो हुआ एंगल। अगर हम इसको डिस्टेंस वाइज माने तो क्या होता है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। अगर मैंने कहा कि सिवनी और जबलपुर के बीच में 1 डिग्री अक्षांश का अंतर है, तो समझ आना कितना किलोमीटर है, 111 किलोमीटर का अंतर है। अगर मैंने बोला सिवनी और ध्यान रखना, मान लीजिए उदाहरण तौर पे भोपाल में 3 डिग्री का अंतर है, तो समझ आना 333 किलोमीटर का अंतर है। ऐसा करके आप मेंशन इसमें कर सकते हो। राइट, एक बार अब हुआ मालूम है, आपको बता दूं यहाँ पर एक अक्षांश रेखा में स्थित होने की वजह से अगर यहाँ गर्मी है तो सब जगह गर्मी होगी इस पूरे में, अगर यहाँ पर ठंड होगी तो सब जगह ठंड होती है। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना जलवायु सेम रहती है, समझ रहे हो। अक्षांश रेखाओं के सहारे आप जाओगे तो क्या समान मिलेगा, जलवायु समान मिलेगी। इस बात को दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए आप, क्या रहेगा, अक्षांश रेखा के सहारे जाने पर क्या मिलेगा, सेम जलवायु। अर्थात अगर बहुत सारे ध्यान रखना देश हैं या फिर शहर हैं एक ही अक्षांश रेखा में स्थित हैं, तो आप जानते हो उन सभी देशों की या उनके शहरों की जलवायु कैसी होती है, लगभग सेम होती है, बशर्ते कि वो सेम तल में होना चाहिए, ऊंचा नीचे नहीं होना चाहिए। राइट, है ना, क्योंकि ऊंचे नीचे होने पर ही प्रभाव पड़ता है इसका। अब आता मालूम है क्या बताइए, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है, खड़ी। तो आप जानते हो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं बताइए, पृथ्वी पर खींची गई क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं।
जानते हो ए पूरी कंप्लीट क्लोज नहीं होती कि यहां से आई तो पूरी होकर यहां पर आएंगी तो एक होगा, नहीं, सामने 1 2 3 4 5, देखो यहां से आई यहां खत्म हुई। ए उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव में क्या बताइए समाप्त हो जाती हैं। उत्तर से शुरू होती हैं, दक्षिण में समाप्त होती हैं। तो ये सारी ध्यान रखना पूरी पृथ्वी के चारों ओर खींची जाती हैं। तो आप जानते हो पृथ्वी को अगर हम एंगल वाइज तोड़ें तो आप जानते हो पृथ्वी को इस स्टेट से इस स्टेट में वापस आने में कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। जानते हो अगर मैं ऐसा हूं एक चक्कर लगा के आऊंगा तो कितना घूमा मैं, 360 डिग्री। इसलिए ध्यान रखना है 360 डिग्री को हम लोग मेंशन करते हैं। कैसे देखें तो देशांतर रेखाएं कितनी बनाना पड़ेगा आपको, 360। इधर साइड बनाना पड़ेगा क्या बताइए, 180, इधर साइड 180। तो पृथ्वी में ध्यान रखना हम ऐसा खींचते हैं तो इधर कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, इधर तो होती क्या बताइए, ए 180। इधर भी कितनी होती है बताइए आपकी, ये 180। ए एक दूसरे को ध्यान रखना कहां पर काटती हैं, ये ध्रुवों पर काटती हैं। इनकी अधिकतम दूरी कहां पर होती है, देखो ये देखो यहाँ पर बहुत दूरी में है, भूमध्य रेखा में इनकी अधिकतम दूरी होती है, जबकि ये ध्रुवों पर ध्यान रखना क्या होती है, एक दूसरे को छू लेती हैं। ठीक है ना, ये भी कई बार क्वेश्चन जाता है इनका। अब देखो इनके संदर्भ में क्या काम आएगा, जब मान लो मैं अगर पृथ्वी का ए वाला भाग सामने आ रहा है तो आप जानते हैं ए वाले शहर में भी दिन होगा, यहाँ भी दिन होगा, यहाँ भी दिन होगा, यहाँ भी दिन होगा, यहाँ भी दिन होगा, राइट, क्योंकि सूर्य सामने है तो इस सामने वाले भाग में क्या होगा, सब जगह दिन होगा। ए वाला भाग मान लो इधर आ गया है तो मान लो मैं ए वाले भाग में अब यहाँ भी शाम हो गई, 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 समझ रहे हो। ए वाला भाग इधर आ गया है, यहाँ रात हो गई, यहाँ रात हो गई, यहाँ रात हो गई, यहाँ रात हो गई। मतलब जिस प्रकार अक्षांश रेखा में जलवायु कैसी थी, सेम मिलती थी, उसी प्रकार देशांतर रेखा में सेम क्या मिलेगा आपका, टाइमिंग सेम मिलेगा। सो देशांतर रेखा के बेस पर ध्यान रखना हम टाइम डिसाइड कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको एक स्टडी किया कि आप जानते हो पूरा अगर हम चक्कर लगाएंगे, इस पूरी पृथ्वी का ध्यान रखना चक्कर लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें कितना घूमना पड़ता है, 360 डिग्री घूमना पड़ता है, राइट। इस दौरान ध्यान रखना टाइमिंग कितना हो जाता है बताइए, 24 घंटे का टाइम हो जाता है, जानते हो। इसका मतलब अगर आप इसको निकालना चाहो तो 360 डिग्री को आप 24 घंटे को मिनट में बदल दो, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 का मैंने गुणा कर दिया, क्यों, एक घंटे में कितने मिनट, 60, तो 24 घंटे में कितने मिनट, 60 को गुणा कर दो, सुन क्या आया, 6 चौके 24। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट। इसका मतलब अगर ए वाला देशांतर है, ए वाला देशांतर है, अगर दोनों के बीच में 1 डिग्री का अंतर है तो दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना होगा, 4 मिनट का होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, राइट। इस प्रकार आप जानते हो हमारी जो पृथ्वी होती है, इससे आप बीचों बीच एक 0 डिग्री मानकर एक रेखा खींचिए, ताकि ध्यान रखना यहाँ का टाइम जो होगा बिल्कुल माना जाएगा, क्या बताइए, यहाँ का पूरा टाइम माना जाएगा 0। ठीक है ना। और अगर आप पूर्व साइड जाओगे, ए ईस्ट, ए आपका वेस्ट, पूर्व साइड जाने पर टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन क्यों, क्योंकि सूर्य सबसे पहले पूर्व में ही आता है और बाद में क्या बताइए, पश्चिम में आता है। तो आप जानते हो दिन की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है ना, दिन की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, तो दिन की समाप्ति यहाँ से मानी जाती है। दिन की शुरुआत ध्यान रखना जापान से मानी जाती है, क्योंकि सबसे ईस्ट में कौन आएगा बताइए, जापान आएगा, इसलिए जापान को उगते सूरज का देश जरूर कहते हैं। और जब ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटे का टाइम लग जाता है। जब यहाँ पर सूरज उगता है तो 12 घंटे के बाद यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर आके डूबता है। इसलिए ध्यान रखना ब्रिटेन को, ये ब्रिटेन है यहाँ पर 0 डिग्री में, इसलिए ब्रिटेन को बोलते हैं क्या, डूबते सूरज का देश। ये सोलेटो क्वेश्चन है, बोलो चलाइए, पढ़ लेना। तो आप अगर इधर जाओगे ध्यान रखना टाइम क्या होगा बताइए, बढ़ता है। इधर ध्यान रखना इस भूमध्य रेखा एक ग्रीनविच रेखा के आप इधर बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ता है, इधर साइड आओगे तो क्या बताइए, टाइम आपका ये कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और कैसे बढ़ता है, डिग्री के अकॉर्डिंग, कि भैया अगर 1 डिग्री आगे है तो 4 मिनट बढ़ गया, 2 डिग्री आगे है तो 8 मिनट बढ़ गया, 3 डिग्री आगे है तो क्या बताइए। हाँ, ऐसे आपको मैं सिद्ध करके बताता हूँ हमारे इंडिया का, राइट। इंडिया का मालूम है कौन सा डिग्री बताइए, 82.5 डिग्री, इधर साइड है ईस्ट में, क्या आएगा हमारा, इंडिया का है 82.5 डिग्री, आपका कहाँ आएगा, पूर्व में। तो 82 डिग्री बराबर होता है 328 मिनट, बनवाओगे तो 4 को करोगे तो, और आधा डिग्री बराबर होता है 2 मिनट। तो एक्चुअल में क्या हुआ, 82.5 डिग्री बराबर कितना हुआ, 330 मिनट। इसका मतलब हुआ 5 घंटे 30 मिनट। चूंकि हमारे इंडिया पूर्व में है इसलिए क्या होता है, हमारा टाइम 5.5 घंटे इसकी तुलना में आगे चलता है। पूरे दुनिया का टाइम डिसाइड इसी 0 डिग्री से होता है, इसलिए 0 डिग्री को बोलते हैं
क्या बोलेंगे इसको, टाइम लाइन रेखा, या फिर आएगा क्या, समय निर्धारण रेखा। ये कहाँ से गुजरती है, तो आप जानते हैं लंदन की ग्रीनविच मौसम वेधशाला होती है, खास तौर पे यहाँ कौन सी वेधशाला है, तो यहाँ पर खगोलीय वेधशाला है। वो कौन सी है, वो खगोलीय वेधशाला। तो खगोलीय वेधशाला ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है बताइए, ग्रीनविच रेखा। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान रखना कहाँ पश्चिम में जाओगे तो क्या होगा बताइए, टाइम बढ़ेगा, ठीक है कि घटेगा, टाइम घटेगा। और पूर्व में जाओगे तो क्या बताइए, टाइम बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखना 0 डिग्री से आप अगर ईस्ट में जाते हो, पूर्व में जाते हो, तो आपका टाइम हमेशा बढ़ेगा। किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, वो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर आप ध्यान रखना ग्रीनविच के अगर पश्चिम में जाते हो तो 1 डिग्री के अकॉर्डिंग 4 मिनट के अनुसार क्या होगा, घटेगा। तो पूरब साइड जाने पर क्या होगा, टाइम बढ़ता है, पश्चिम साइड जाने पर टाइम क्या बताइए, घटता है। ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, राइट। दूसरी बात अगर मैं इसमें बता दूं, ये तो क्लियर हो गया आपका। ए तो होगी बताइए क्या, 0 डिग्री सामने वाली। ए होगी क्या बताओ, 0 डिग्री सामने वाली। तो 0 के ध्यान रखना जस्ट पीछे वाली क्या होगी, 180। क्यों, आपको बोलेंगे 180 घुमाओ, तो ऐसा क्या आएगा, पीछे घूमेंगे आप। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना इसके आगे वाला क्या होगा बताओ, पीछे वाला 180 होगा। तो आप जानते हो पीछे मुड़ मतलब 180 मुड़, दाएं मुड़ मतलब 90 मुड़, बाएं मुड़ मतलब 90 मुड़। तो एक्चुअल में 180 कहाँ होगा, ए सामने वाला 0, तो पीछे वाला क्या आएगा 180। तो आप जानते हो 180 डिग्री मतलब 12 घंटे का अंतर कर लो। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, 15 12 में 180 डिग्री बराबर कितना आ गया, 12 घंटे। तो 12 घंटे का टाइम का अंतर आते ही हमारा दिन चेंज हो जाता है, जानते हो। तो आप जानते हो इसका जो पीछे वाला भाग है 180, उससे हम डेट डिसाइड करते हैं, क्योंकि दिन चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है, इसलिए 180 से ध्यान रखना क्या डिसाइड करते हैं बताइए हम लोग, तिथि। इसलिए 180 डिग्री को 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, तिथि निर्धारण रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम, तिथि निर्धारण रेखा। ये कहलाती है डेट लाइन, ठीक है ना। सुनना, डेट लाइन के जब आप पूरब में रहते हो तो आप एक दिन आगे रहते हो, डेट लाइन के अगर पश्चिम में रहते हो तो एक दिन आप कम रहते हो, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ पूरब में दिन जल्दी चलता है, टाइम जल्दी चलता है, वहां सूर्य आता नहीं बताओ। तो अगर पेपर में आया कि आप ध्यान रखना आप मंगलवार के दिन चल पड़े हो, मंगलवार के दिन ध्यान रखना चल पड़े हो, और आपने क्या किया, पश्चिम से पूरब दिशा में क्या किया, ये देखो आपका ये मान लीजिए पूरब है, ये पश्चिम है। आप मंगलवार दिन हो, क्या बताओ यहाँ पर मंगलवार है, जैसे क्या बताओ आप इसको पार करोगे पूर्व की तरह तो क्या आएगा बताओ, सोमवार की बुधवार नहीं, ये जल्दी चलता है, मतलब क्या आएगा आपका मंगलवार, यहाँ क्या आएगा आपका बुधवार। अभी मंगलवार के बाद क्या आएगा, कोई भी तुक्का मारते रहते हो। ये देखो जब मैं आपको बता चुका हूं ना, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, यहाँ पर दिन क्या होता है ज्यादा चलता है, और यहाँ क्या बताइए कम चलता है। तो क्या कम ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्या, ये क्या बताओ यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लो मंगलवार है तो यहाँ पर क्या आएगा बुधवार, और अगर यहाँ पर शुक्रवार है तो क्या आएगा यहाँ पर गुरुवार, क्योंकि एक दिन पीछे चलता है ना, पूरब साइड हमेशा एक दिन आगे करना और पश्चिम साइड एक दिन हमेशा कम करना, बनता है ना मंगलवार सोमवार, इतनी पता क्या करोगे, ठीक है। तो बुधवार साइड क्या होता है बताइए, जैसे बुधवार बोल रहा हूँ, पश्चिम साइड क्या होता है बताओ, घटता है, पूरब साइड क्या होता है बढ़ता है। इतना आप लोग आइडिया याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा कि ये पूरब दिशा में है, मंगलवार है यहाँ पर, और जैसे ये क्रॉस करेगा तो क्या जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा, कम हो जाता है यहाँ पर, ध्यान रखना है ना। और मान लो यहाँ पर शनिवार है और इधर आता तो क्या बताइए रविवार हो जाएगा, शनिवार का रविवार होगा रे, 2 दिन आगे नहीं बढ़ेगा। तुम्हारा सटन लगे बेटा, तुम पढ़ पढ़ के इतना क्यों, लोड तो नहीं हो रहा है ना, लोड लेना ही नहीं है। आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे तुम आज, अरे जी के ऐसे ही पढ़ाते हैं बेटा, अगर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो कवर नहीं हो पाएगा पूरा, दिन से रात तक ही पढ़ाऊंगा तो नहीं होगा कवर, है ना। और इतना हो सकता भी नहीं है, डिमांड नहीं है इसकी, है ना, ठीक है। हाँ समझ आ रहा है ना, ये बार बार सुनना, नजर निगाहों में जम जाएगा, है ना। हाँ, हाँ, और इसको सुनना बस, देखना नहीं बेटा, दिन भर देखोगे तो रात में सपने में आऊंगा फिर तुम्हारे में, है ना। हाँ चलो, तो कान में लगा ईयरफोन, सुनते जाना बस। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये तो अक्षांश देशांतर रेखाएं कवर हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग कैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी को और कहां से कवर करते हैं, अब सीधे आते हैं, मालूम है क्या बताइए, महासागर और महाद्वीप।
यही एंट्री होती, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो आप जानते हो महासागर और महाद्वीपों को अगर हम कवर करें तो महासागर में तो कुछ भी याद मत करना, 3-4 चीजें हैं जो दिमाग पर रख लेना। सबसे बड़ा महासागर तो सब जानते हो, ज्यादा आता नहीं है। उसका सबसे गहरा गड्ढा कहाँ मिलेगा आपको? तो गहरा गड्ढा क्या है? सेंट मेरियाना गर्त। कहाँ मिलेगा? फिलीपींस के पास में मिलेगा, राइट। हाँ, फिर आपसे पूछेगा, ध्यान रखना क्या मालूम है, और महासागर के पूछेगा तो हिंद महासागर। गहरा गड्ढा क्या बोलना है उसका? सोंडा गर्त। कई बार एग्जाम में सोंडा गर्त आ जाता है, ठीक है ना। तो कहने का सीधा मतलब महासागर में तो आप सबसे बड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। छोटा कौन सा आएगा? आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। द्वीपों में आप बोलेंगे सबसे बड़ा द्वीप क्या बताइए? ग्रीनलैंड। द्वीप में क्या बोलेंगे आप बताइए? ग्रीनलैंड। और कहाँ पर आएगा वो? आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड पर कब्जा किसका बताइए? डेनमार्क का है, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी चीजें तो पेपर में आने वाली नहीं है आजकल, और आती भी तो आपने पढ़ा होगा जीके में, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप ध्यान रखना, आप देखते हो इसमें कि हमारे यहाँ पर महासागर इतना ही आता है, महाद्वीप ज्यादा आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप ज्यादा आता है। तो मैं आपको सारे महाद्वीप की मेन चीजें बता देता हूँ, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा उतना आप कवर कर लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उत्तर अमेरिका पढ़ाऊंगा मैं, अच्छी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्पीड से, ठीक, डन है ना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो उत्तरी अमेरिका में क्या कवर करना है वो आप एक बार देख लेना बस, ठीक है। देखो, ये आप जानते हो, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें यहाँ पर पूरा ये वाले भाग में, चित्र नहीं बनाओ, हल्का का टाइम नहीं इतना सब कुछ, चलो अलग करो जल्दी से। देखिए, उत्तर अमेरिका की बात करें हम तो यहाँ पर आप जानते हैं पूरा क्या आएगा? ये रॉकी पर्वतमाला है। ये ध्यान रखना क्या आएगा? रॉकी पर्वतमाला, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला। आप जानते हैं क्या पढ़ रहे हैं बताइए? उत्तरी अमेरिका। अब सुनते बजाओ जल्दी, ये क्या आएगा आपका? रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला का ध्यान रखना हिस्सा आप जानते हो कैलिफोर्निया की घाटी है, ठीक है ना। इसी का हिस्सा ध्यान रखना सीरा निवेदा है, ठीक है ना। इसी का ध्यान रखना हम हिस्सा देखेंगे अलास्का की घाटी है। इसी अलास्का की घाटी में ध्यान रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले स्थित है। क्या आएगा? माउंट मैकिनले, ध्यान रखना इसमें क्या बताइए? स्थित है। साथ ही साथ आप जानते हैं इसी रॉकी पर्वतमाला के सहारे एक पवन चलती है, उसका नाम क्या बताइए? चिनूक। तो चिनूक पवन कहाँ चलती है बताइए? रॉकी पर्वतमाला के सहारे चलती है। जब ये रॉकी पर्वतमाला के सहारे चलती है तो अमेरिका का ये अलास्का राज्य है, ठीक है ना, अलास्का, ठीक है ना। अलास्का में ध्यान रखना पूरा की पूरा बर्फ जमा होता है। यहाँ पर नॉर्मल लोग रहते नहीं है, विशेष प्रकार की जनजाति रहती है, उसका नाम है एस्किमो। ध्यान रखना मालूम है एस्किमो जनजाति होती है, यहाँ पर बर्फ के ध्यान रखना घर बनाकर रहती है। दीवार जो होती है बर्फ की सिल्लियों की बनी होती है, उस बर्फ के घर को बोलते हैं क्या बताइए? इग्लू। इग्लू में ध्यान रखना ये लोग रहते हैं। इनका जो सबसे प्रिय ध्यान रखना जानवर होता है वो होता है क्या बताइए? रेंडियर। रेंडियर को ध्यान रखना खाते भी, उनका काम भी करते हैं, उनकी खाल से ध्यान रखना थट्टा ही बनाते हैं। थट्टा काय में काम आता है? ग्रीष्म काल में ये घर बनाने का काम आता है। खैर ज्यादा कुछ नहीं है, इतना बस याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखो आपका ये ध्यान रखना यूएसए है, ये देखिए कनाडा, और ध्यान रखना ये आपका यूएसए, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना आपका क्या बताइए? मैक्सिको। तो ये 3 कंट्री को अच्छे से पढ़ना है, खास ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। देखो हम बात करते हैं यूएसए को पढ़ना, में क्या पढ़ना है? मैंने यूएसए को, आप जानते हो ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, पहले ध्यान रखना क्या था? ये गुलाम था, ठीक है ना। 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ? 4 जुलाई 1776 को यहाँ पर हुई क्या बताइए? अमेरिकी क्रांति। और क्या हुआ? ये आज़ाद हुआ। उसकी क्रांति का नेता कौन था बताइए? वाशिंगटन। उसी के नाम पर ध्यान रखना यहाँ पर एक शहर बसा वाशिंगटन डीसी। वो ध्यान रखना कोलंबिया का डिस्ट्रिक्ट है, तो राजधानी कहलाती क्या? वाशिंगटन डीसी। आप जानते हैं अमेरिका में बहुत सारे वाशिंगटन है, कंफ्यूजन होता है कौन सा वाशिंगटन, इसे पीछे लिखते हैं क्या? डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ऐसा है वो। साथ ही साथ आप जानते हो ये अमेरिका के अगर हम ज्योग्राफिकल फीचर की बात करें तो क्या क्या पढ़ना? यहाँ पर पंच ध्यान रखना, अंगुलाकार ध्यान रखना, यहाँ पर आपको झील मिलेगी।
क्या मिलेगी आपको? ये 5 अंगुलाकार, ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी। इसका नाम है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जानते हो, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे ताजा पानी, ध्यान रखना, इसी का मिलेगा आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसके बीच में आप जानते हो 2 झीलें हैं, इरी और ओंटेरियो। इरी और ओंटेरियो झील के बीच में ध्यान रखना जलप्रपात, उसका नाम है क्या? न्यागरा। यहाँ से पेपर में आता है न्यागरा जलप्रपात, ध्यान रखना, बहुत सुंदर जलप्रपात है। उसकी तुलना ध्यान रखना भारत में छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना एक नदी बहती इरावती, उस नदी में ध्यान रखना मालूम जलप्रपात, उसका नाम है चित्रकूट। तो पेपर बस इतना आएगा कि भारत का न्यागरा किसे कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। परेशान मत होना, इतना हो जाएगा कवर आपका। बाकी झीलें मत पढ़ना, यहाँ पर लेक सुपीरियर है, यहाँ पर हुरन है, यहाँ ये वाला ये मिशिगन है, ये ध्यान रखना आपका, ये वाला इरी ओंटेरियो और हुरन है, 5 झीलें हैं, ठीक है ना। उतना काम का नहीं है। इतना बात पूछेगा 5 अंगुलाकार झील कहाँ पर है, तो बोलना यूएसए। ये ध्यान रखना, ये कनाडा की बॉर्डर में भी आती, मैंने जल्दी बनाया इसको। ये कहाँ आती? कनाडा और यूएसए की बॉर्डर में आती है। कनाडा और यूएसए के बीच की बॉर्डर का नाम क्या है? 49वीं डिग्री समांतर रेखा। क्या आएगा? 49वीं समांतर जो रेखा है वो क्या करेगी? ये यूएसए को कनाडा से क्या करेगी? अलग करेगी। एक बात फिर ध्यान रखना, आप जानते हैं इसी यूएसए में एक नदी है, उसका नाम आपने सुना होगा टेनेसी नदी। टेनेसी नदी में ध्यान रखना दुनिया की सबसे पहली परियोजना बनाई गई थी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, राइट। ध्यान रखना दुनिया की ये सबसे पहली परियोजना मानी जाती है टेनेसी नदी घाटी परियोजना। इसी के मॉडल पर ध्यान रखना भारत में सबसे पहली परियोजना बनी थी बहुउद्देशीय दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो एग्जाम में आ जाता है कि भारत की बोलेगा तो क्या बोलना? दामोदर, और दुनिया की बोलेगा तो टेनेसी। इसी टेनेसी के मॉडल पर ध्यान रखना भारत में क्या बताइए? दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। साथ ही साथ अगर अमेरिका की हम बात करें यहाँ पर, तो आपको एक और यहाँ पर नदी मिलेगी, ठीक है ना, जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। बताओ क्या नाम है? हाँ, यहाँ पर नहीं है। हाँ, सबसे लंबी नदी यहाँ पर कौन सी वाली है? अगर एग्जाम में आए तो मिशिगन छोटी है, मिसोरी, ध्यान रखना है, पूछ लेगा तो बता जाएगा। जी के टाइप का क्वेश्चन है। इस पूरे ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी कौन सी बताइए? मिसोरी नदी, ठीक है ना, जो अमेरिका में बहती है, ठीक है ना। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, नदियों से कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ध्यान रखना एक शहर है, ठीक है ना, जो हडसन नदी के तट पर क्या बताइए? बसा हुआ है। हडसन नदी के तट पर बसा हुआ क्या बताइए? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या क्या मिलेगा आपको देखने को? तो यहाँ पर आप जानते हो यूएनओ का हेडक्वार्टर मिलेगा। यूएनओ का ध्यान रखना मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? तो न्यूयॉर्क में मिलेगा। न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन द्वीप है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। एक बात दूसरी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है इसमें, न्यूयॉर्क में ही, ठीक है ना, जो फ्रांस ने गिफ्ट किया था, याद करो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ध्यान रखना, तो यहीं पर न्यूयॉर्क में क्या बताइए? स्थित है। न्यूयॉर्क में दुनिया का सबसे बड़ा क्या बताइए? रेलवे जंक्शन आपने को देखने को मिलेगा। इसी न्यूयॉर्क में आप जानते हो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जिस पर आक्रमण किया था, हमला किया था उसामा बिन लादेन ने। ये सब थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ज्यादा नहीं ना। इसकी राजधानी क्या मिलेगी आपको? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में आप जानते हो क्या होगा? इसकी राजधानी है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। आईएमएफ का मुख्यालय भी यहीं मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो रहते हैं व्हाइट हाउस भी यहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। और इसी ध्यान रखना, वाशिंगटन देखेंगे तो एक नदी के किनारे बसा है, उसका नाम है पोटामेक। ये 4-5 क्वेश्चन क्या होते हैं वाशिंगटन से एग्जाम में बनते हैं। ये 4-5 कवर हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है ना। फिर आप जानते हो यहाँ का जो दूसरा शहर है, आपने सुना होगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को भी ध्यान रखना बहुत अच्छा शहर है। यहीं पर ध्यान रखना क्या हुआ था? यूएनओ बनने से पहले यहाँ सम्मेलन हुआ था, और यहाँ पर ही ध्यान रखना लोगों ने भाग लिया था, 51 देशों ने भाग लिया था, और साथ ही साथ ध्यान रखना यूएनओ की प्रसूमी तैयार हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को भी ध्यान रखना यहाँ का शहर है। फिर आपने सुना होगा डेट्राइट। डेट्राइट यहाँ का बहुत ही फेमस शहर है, जो जाना जाता है क्या बताओ? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना हमारे भारत देश में किससे तुलना करते बताओ इसकी? पीथमपुर थी। तो भारत के डेट्राइट कैसे बोलते हैं बताइए? पीथमपुर को। एक बार दुनिया की सबसे पहले ध्यान रखना पेट्रोल की खोज कहाँ हुई थी बताइए? यहीं पर हुई थी। पेंसिल्वेनिया नाम का एक इलाका है, यहाँ पर सबसे पहला तेल का कुआं खुदा था। तो दुनिया में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खुदा गया था? पेंसिल्वेनिया में। और ध्यान रखना हमारे यहाँ पर कहाँ खोदा गया था? माकूम, आसाम के माकूम में, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना पोर्टलैंड नाम का शहर है, जहाँ पर दुनिया की सबसे पहली सीमेंट बनाई गई थी, ठीक है ना। कहाँ पर? पोर्टलैंड सीमेंट, राइट, बहुत ही फेमस सीमेंट है। यहाँ का ध्यान रखना एक पोर्ट है, बंदरगाह, उसका नाम है क्या? बोस्टन। आप जानते हो बोस्टन यहाँ का बहुत फेमस बंदरगाह है। यहीं पर ध्यान रखना मालूम है अंग्रेजों के द्वारा निर्यात की जाने वाली चाय को ध्यान रखना वाशिंगटन के नेतृत्व करते वाले लोगों ने क्या किए थे? फेंक दिए थे। यहीं से हुआ था क्या बताओ? वो आंदोलन, उसका नाम था बोस्टन टी पार्टी।
तो आपने पढ़ा होगा कि अमेरिकी क्रांति का मूल कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, तब बोस्टन टी पार्टी, यही है। बोस्टन वहां का ध्यान रखना बंदरगाह है, और खास तौर पर बोस्टन में बहुत ज्यादा सूती वस्त्र कपड़े यहाँ पर क्या बताइए उत्पादित होते हैं। अगर भारत का बोस्टन कहा जाए तो अहमदाबाद को कहना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, ज्यादा एग्जाम में नहीं आता आंसर, ठीक है ना, बन जाएगा। फिर आप जानते हैं यूएसए की अगर हम बात करते हैं खास तौर पे, तो यहाँ का एक राष्ट्रीय स्मारक है, क्या आएगा राष्ट्रीय स्मारक आपका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। राष्ट्रीय चिन्ह क्या आएगा बताइए, गोल्डन रॉड। यहाँ का खेल कौन सा आएगा बताइए आपका, तो बेसबॉल। कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए, 9। परिसर का नाम क्या आता है, डायमंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद अगर ध्यान रखना हम और अमेरिका में और कुछ जानकारी लें, तो जानकारी तो इतनी सारी, अमेरिका में 3 घंटे पढ़ाता हूँ, जानते हो। अभी लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, 5 घंटे में रिकॉर्ड हुआ अमेरिका के लिए का। इतना नहीं पढ़ना है आपको, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेन चीजें बता रहा हूँ ताकि आप इतना सुन लोगे, आपका काम बन जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब इस ध्यान रखना, अमेरिका में हम और कुछ शहरों की अगर हम बात करें, सेंट लुइस, आप जानते हो सबसे ज्यादा दुनिया का मक्का कहाँ होता है, तो आप जानते हैं दुनिया का सर्वाधिक मक्का यूएसए में होता है। वहां का एक शहर सेंट लुइस है। यहाँ पर क्या बताओ, मक्के की आपको मंडी मिलेगी, ठीक है ना। चलो, तो यूएसए में ध्यान रखना, बस आप इतना ही याद रखिएगा, बाकी तो बहुत ज्यादा है। अब कनाडा में 3-4 बातें याद रखना, ठीक है ना। कनाडा की राजधानी आप जानते हैं ओटावा है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर क्या बताइए बसा हुआ है, एक बात। साथ ही साथ आप जानते हो यहाँ पर इस कनाडा में सबसे ज्यादा दुनिया का क्या बताइए, यूरेनियम होता है। तो एग्जाम में सीधा आएगा, यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ होता है, तो बोलना आप कनाडा में। यहीं पर मिलेगी आपको यूरेनियम सिटी, क्या मिलेगी, यूरेनियम सिटी। कहाँ मिलेगी देखने को आपको, कनाडा में। कनाडा में दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान रखना क्या होता है, काकवारी कागज का उत्पादन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा काकवारी कागज उत्पादन कहाँ होता है, तो कनाडा में होता है, ठीक है। बाकी कनाडा ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर एक वैंकूवर द्वीप है, जो इसका ध्यान रखना क्या आएगा, एक प्रकार से देखा जाए तो प्रक्षेपण केंद्र है। हाँ, अमेरिका का जो प्रक्षेपण केंद्र रखना वो आता है फ्लोरिडा प्रांत में, नासा, नाम सुना होगा आपने, क्या सुना होगा, नासा। तो अमेरिका का ध्यान रखना जो प्रक्षेपण केंद्र है, प्रक्षेपण एजेंसी, उसका नाम है क्या बताइए, नासा। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा, उसका नाम है हवाई द्वीप। इसी हवाई द्वीप में क्या मिलेगा आपको, एक मोनालोआ नाम का ज्वालामुखी मिलेगा। क्या मिलेगा, मोनालोआ नाम का ज्वालामुखी मिलेगा। और यहीं पर ध्यान रखना एक टापू मिलेगा, उसका नाम है पर्ल हार्बर। आप जानते हो इसी पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या बताओ, इसी की वजह से अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था। बस इतना, बस आप इसको कवर कर लीजिएगा। पहला राष्ट्रपति का नाम तो जानते हो, जॉर्ज वाशिंगटन था। बस अभी वर्तमान में कौन, डोनाल्ड ट्रम्प, सब पता है। चलो आगे देखो, ये देखो आपका मैक्सिको, राइट। मैक्सिको से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं। राजधानी क्या याद करना आप इसमें, मैक्सिको सिटी, एक बात। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, मैक्सिको से लगा ध्यान रखना, खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर बहुत ज्यादा पेट्रोलियम निकलता, तेल निकलता है। इस पर कब्जा किसका बताओ, लेकिन अमेरिका का। अमेरिका इस पर निकालता है, ठीक है, एक बार। मैक्सिको में दुनिया की सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। क्या होता है, दुनिया की सर्वाधिक चांदी कहाँ होती है बताइए, मैक्सिको में होती है। बस ज्यादा कुछ मत करना। यहाँ पर नीचे आएगा, ध्यान रखना आपका पनामा सबसे लिस्ट में। ये पनामा ध्यान रखना ज्वाइंट बनाता है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में। यहाँ एक नहर बनी है, उसका नाम है पनामा नहर। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, पनामा नहर में 2 बंदरगाह है, कोलन और पनामा नाम के 2 बंदरगाह है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई हुई नहर है, ठीक है। चलो बस इतना 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 इतना, बस इतनी क्वेश्चन आता है अमेरिका से, खत्म करो। डालो दक्षिण अमेरिका, देखिए ये ध्यान रखना आपको, उत्तर अमेरिका। ये आप जानते क्या आएगा बताइए, आपका पूरा ये दक्षिण अमेरिका। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मिलेगी क्या, एंडीज पर्वतमाला। हल्का हल्का सा बात नहीं करो। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है ना। और आप जानते हो इन्हीं में अगर हम देखेंगे, एंडीज पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस देश में मिलेगा, चिली। चिली यहाँ पर एक देश है, चिली में मिलेगा, ध्यान रखना। फिर आप यहाँ पर आप जानते हो बोलिविया हुआ, ठीक है ना, पेरू हुआ, इक्वेडोर हुआ, ये सब। चलो इनमें क्या क्या खास बात है देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है, ध्यान रखना, एकांकागुआ। क्या नाम आएगा, एकांकागुआ, राइट। एकांकागुआ जो है वो कहाँ मिलेगी आपको, चिली और अर्जेंटीना के बीच में। इसको लंबा कर दो, क्या मिलेगा आपको, चिली और अर्जेंटीना के बीच में, एक बार। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर इसी में ध्यान रखना, इसी में एक स्थित झील है, उसका नाम है टीटीकाका झील।
दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या मिलेगा आपको? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कहाँ मिलेगा बताइए? पेरू और बोलिविया नाम के दो देश हैं, उनकी बॉर्डर में मिलेगा। क्या मिलेगा? पेरू और बोलिविया, राइट, इनकी बॉर्डर मिलेगा क्या? टीटीकाका झील। एक बात साथ ही साथ ध्यान रखना, इसमें आप देखते हैं इसी के आगे आप जाएंगे, एक इक्वेडोर ध्यान रखना नाम का एक देश है, वहां मिलेगा इसी में ज्वालामुखी, उसका नाम है कोटोपैक्सी, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना आप अर्जेंटीना में जाएंगे, ध्यान रखना ये चिली में जाएंगे आप, ये वाले भाग में, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपको ओजस डेल सलाडो। क्या मिलेगा यहाँ पर? ओजस डेल सलाडो नाम का क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? एक ज्वालामुखी मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ आपका ज्वालामुखी वाला पोर्शन, ठीक है ना। यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है बताइए? सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किसकी आएगी? बोलिविया की राजधानी लापाज, ये पढ़ते हो आप लोग। अब यहाँ से क्या आएगा मालूम है? यहाँ की सबसे फेमस नदी कौन है बताइए? अमेजोन। क्या नाम है इसका? अमेजन नदी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं अमेजन नदी क्या बताइए? यहाँ की सबसे लंबी नदी है दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, इतना बात याद कर लेना। और अफवाह की दृष्टि से बोलेंगे तो क्या बताइए? ये सबसे ज्यादा पानी ले जाती है अमेजन नदी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर देश अगर यहाँ से पूछता है वो ध्यान रखना ब्राजील। आप जानते हो ब्राजील दुनिया का ऐसा देश है जहां पर ध्यान रखना मालूम है जनसंख्या भी 5वें नंबर में आता है और क्षेत्रफल भी 5वें नंबर में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा 5वां देश तो ब्राजील, और जनसंख्या में बोलेगा तो ब्राजील। ब्राजील से 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बड़े एग्जाम में आते जाते हैं, राइट। केवल बेटा आप इनको पढ़ नहीं रहे हो, पेपर की तैयारी हो रही है ना। हाँ, बोले ज्योग्राफी ऐसे पढ़ते हैं, कभी समझ में नहीं आएगी, समझना ही नहीं, समझ आता जब टाइम होता है तब, है ना, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, अब तुम ध्यान रखना है, ऐसे हो तुम्हारी मुहूर्त आ गया है और 12 बजे का मुहूर्त शादी का और 11 बजे तैयारी चालू हो रही है, बोले हम शादी का मजा भी लेंगे और शादी हो जाएगी, हो नहीं सकता। अब मजा नहीं आएगा इसमें, अब तैयारी बस होगी, अब शादी कर लो बस अब, ठीक। हाँ, तो देखो ब्राजील, ब्राजील में क्वेश्चन कैसे आता है देखिए। ब्राजील जो बना है वो ब्राजील से बना है, ब्राजीलिया कहवा को बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप जानते हैं इस पूरे ब्राजील में अपन देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहवा होता है पूरी दुनिया का, राइट। कहवा जो है एक्चुअल में ध्यान रखना, कहवा यहाँ उत्पादन होता जरूर है, लेकिन मालूम है इस कहवे को ये लोग यूज बहुत कम करते हैं, सारा क्या करते हैं? निर्यात ज्यादा करते हैं। यहाँ ज्यादा शौक नहीं कहवा का ज्यादा, कॉफी अपन लोग पीते रहते हैं, यहाँ कम बहुत कम कॉफी पीते हैं। ब्राजील में ध्यान रखना मालूम है हम देखेंगे यहाँ पर बागान खेती होती, कौन सी थी? बागान। कहवा का खेत नहीं होता है, क्या होता है? बागान। पेपर में आता है कहवे के बागान को क्या कहते हैं? तो बोलना फजेंडा। क्या बोलना? फजेंडा। तो कहवा का जो बागान होता है उसको बोलते हैं क्या बताइए हम लोग? फजेंडा। एक बात। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या बताइए कि कहवा जहां उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है और इकट्ठा होता है, ध्यान रखना उसका नाम क्या बताइए? साओ पालो। तो आप याद रखना साओ पालो यहाँ का एक शहर है जिसको बोलते हैं क्या? कहवा की मंडी। ये नाम याद करना शहर का, अगर पेपर में आएगा कहवा की मंडी किसे कहते हैं तो साओ पालो। और सारा की सारा कहवा एक बंदरगाह के माध्यम से क्या होता है? निर्यात होता है, उसका नाम है क्या बताइए? सेंटोस। ये 3 चीज बड़े अच्छे से याद करना, क्या नाम आएगा? फजेंडा, सेंटोस और साओ पालो। कंफ्यूजन मत होना, कहवा का बागान को बोलेंगे क्या? फजेंडा, और कहवा की मंडी बोलेंगे साओ पालो को, और कहवा का बंदरगाह बोलेंगे किसको? सेंटोस को। ये तीनों अच्छे से याद कर लेना। एक बात। दूसरी ध्यान रखना इसमें महत्वपूर्ण बात अगर हम करें, ठीक है ना, तो ब्राजील में सबसे ज्यादा मालूम है क्या मिलेंगे आपको? सांप मिलेंगे, जहरीले सांप। क्यों? क्योंकि ये आता क्या बताइए? भूमध्य रेखा में, डोलड्रम क्षेत्र में। ये पूरा क्या आता है? दलदली क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर दलदली की वजह से क्या बताइए? बहुत ज्यादा सांप मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना एक इलाका स्नेक लैंड है। स्नेक लैंड में ध्यान रखना आप जानते हो 1 वर्ग मीटर में 4 सांप है, ठीक है, 4। 1 वर्ग मीटर में ध्यान रखना 4 सांप है, मतलब ये इतना और ये इतना, ऐसे में 4 सांप रहते हैं। मतलब जितने बड़े बिस्तर में तुम सोते हो वहां पर 8 सांप रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, अनुमान लगाओ इतने सांप है वहां पर, ठीक है ना। तो सर्पों का घनत्व तो वहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जिसे बोलते हैं क्या? सर्पों का देश कहा जाता है उसको। किसको? ब्राजील को, राइट। चलिए, बाकी ब्राजील को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, खत्म। इसके बाद देखो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की ध्यान रखना राजधानी हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? क्या? ब्यूनस आयर्स। क्या बोलेंगे? ब्यूनस आयर्स। ये ध्यान रखना जो ब्यूनस आयर्स से एक नदी किनारे बसा उसका नाम लिख लेना ला प्लाटा। ये नदियां आती हैं। ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर बसा हुआ बताइए? तो ला प्लाटा नदी के तट पर बसा हुआ है। इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इस अर्जेंटीना में घास का मैदान है, उसका नाम क्या बताइए? पंपास, ठीक है। क्या बताइए? घास का मैदान। एक काम करो,
इन सारे घास के मैदान को एक बार इकट्ठा लगत से पढ़ लो एक बार, राइट। देखो अगर ध्यान रखना, ये अमेरिका में घास का जो मैदान है, जो अमेरिका में आता है उसको बोलते हैं क्या, प्रेरीज, राइट। घास का मैदान कौन सा होता है, प्रेरीज। और ध्यान रखना हम देखेंगे आगे चलकर उसमें, तो यूरोप में कौन सा आता बताइए, स्टेपीज, ठीक है ना। और चीन में क्या बोलते हैं इसको, मंचूरियन, ठीक है, मंचूरियन, ठीक है ना। और फिर ध्यान रखना आप यहाँ पर बोलते हैं क्या होता है उसको, अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं इसको, पंपास, ठीक है ना। उसके आगे जाएंगे तो हम ध्यान रखना अफ्रीका में कहते हैं उसको क्या बताइए, खास तौर पे दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं उसको हम लोग, तो वेल्स, वेल्स। ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं उसको क्या बताइए, डाउन्स। और न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं उसको, कैंटरबरी। आप इनको बार बार सुन लेना, राइट। हाँ, अमेरिका में प्रेरीज, यूरोप में स्टेपीज, और चीन में आपका मंचूरियन, अर्जेंटीना में पंपास, अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स एंड न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ठीक है। तो घास के मैदान याद रखना, ठीक है। ये सारे की सारे घास के मैदान कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन से कटिबंध में आते हैं ये सब, टाइम नहीं तुम्हारे पास पढ़ने का ये सब कि कटिबंध क्या होते हैं सारे, ये सब है ना, इतना टाइम ही नहीं पढ़ने का, इतना कटिबंध। आगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जितने मैदान है मालूम है क्यों जानने जाते हैं, गेहूं के लिए। सबसे समृद्ध कौन है, ए स्टेपीज, सबसे समृद्ध है गेहूं के लिए। या इसमें कौन सा देश आता है, यूक्रेन। इसे बोलते हैं क्या, गेहूं की टोकरी, बहुत होता है गेहूं, बहुत ज्यादा। अगर बोलेगा सर्वाधिक गेहूं कहाँ होता है, चीन में होता है, ध्यान रखना। लेकिन पर हेक्टेयर सर्वाधिक कहाँ होता है, स्टेपीज में, राइट, अर्थात यूक्रेन में। चलो याद करना। अर्जेंटीना में अगर हम बात करें, ध्यान रखना ये दुनिया का ऐसा देश है, राइट, ये वाले जो सबसे ज्यादा मांस को निर्यात करता है, ठीक है ना। यहाँ पर पशुओं को जो पाला जाता है वो मांस के लिए पाला जाता है। दुनिया का सबसे मांस निर्यातक देश कौन आएगा बताइए, अर्जेंटीना। सबसे ज्यादा मांस को क्या करता है बताइए, निर्यात करता है। एक बार फिर ध्यान रखना, मालूम है आप इसमें चिली में पढ़ लेना, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। चिली में ध्यान रखना दुनिया का सबसे ज्यादा तांबा होता है, एक बात। और इसी चिली में ध्यान रखना एंडीज पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर एक खदान है, उसका नाम है चुटकी कमाटा। पेपर में सीधे आता है चुटकी कमाटा क्यों प्रसिद्ध है, तो चुटकी मार के कमाता नहीं है वो, है ना। हाँ, तो आप जानते क्या आएगा, एक खदान है, उसका नाम तांबे खदान है। क्या खदान है, तांबे की। क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत तांबा होता है, ठीक है। चलिए, बाकी पेरू, बोलिविया, उरुग्वे, पराग्वे ये देश कोई काम के नहीं है, इक्वेडोर ये सब कोई काम का नहीं है। बस मुझे लगता है यहाँ से कुछ देश आता होगा, इतने पर्याप्त है तो बहुत पढ़ने का, है ना, इतना पर्याप्त है। ये क्या बताइए, दक्षिण अमेरिका। अब देखो जरा उसको, अफ्रीका में कुछ खास बातें पढ़ते हैं हम जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि यकीन मानो अगर तुम जीके तैयार करोगे ना बेटा, तो आप जानते हैं इन्हीं में आपको 1 महीने 2 महीने लग जाएंगे जीके तैयार करने में, है ना। हाँ, और ज्यादा आता नहीं है जीके ज्यादा कोई। अफ्रीका में हम बात करें तो आप जानते हैं पूरा क्या बताइए, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, राइट। चलो ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा, पूरा मरुस्थल, सबसे ज्यादा मरुस्थल है अफ्रीका में। ये कौन सा मरुस्थल आएगा, सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या आएगा, सहारा का मरुस्थल। कहाँ मिलेगा बताइए, ये आपका अफ्रीका में। यहाँ पर एक जनजाति रहती है, उसका नाम है बद्दू। क्या नाम आएगा, बद्दू। यहाँ पाई जाती क्या बताइए, बद्दू जनजाति। एक और यहाँ पर मरुस्थल मिलेगा, ध्यान रखना, बोत्सवाना में, उसका नाम है कालाहारी। क्या मिलेगा यहाँ पर, कालाहारी। कालाहारी का मरुस्थल में क्या रहता बताइए, जनजाति का नाम कौन है, बुशमैन। एक कई बार जनजाति जाती हैं, कौन जनजाति, बुशमैन, ठीक है। हाँ, चलो तो अब आप जानते हो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे ध्यान रखना कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, पूरा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर ध्यान रखना तीनों की तीनों क्या बताइए, हाँ ये बात ध्यान रखना, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं इससे। एक बात यहीं पर ध्यान रखना, मालूम है ये भूमध्य रेखा और एक ग्रीनविच रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को काटती है गिनी की खाड़ी में, जानते हो। ये देखो पृथ्वी की भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, काटती कहाँ बताइए, अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में काटती हैं, ठीक है। हाँ
अब आगे देखो, यहां पर ध्यान रखना, एक पवन चलती है सहारा के मरुस्थल में, ठीक है ना, और सहारा के मरुस्थल में कैसी रेत है बताइए, लाल। यहां पर क्या मिलेगी, लाल बालू मिलेगी। तो यहां पवन चलती है, उसका नाम क्या बताया था मैंने एक बार, सिराको, ठीक है। जिसने एक बार पढ़ा होगा उसको बड़ा मजा आता होगा रिवीजन करने में उसको, है ना, हाँ। और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको मजा नहीं आता होगा, सजा लगता होगा, सजा क्या क्या पढ़ रहे बाप रे बोले, है ना, हाँ। तो चिंता मत करो, है ना, सजा हो चाहे मजा हो, पेपर निकालना है बस, है ना, हाँ। बाद में सजा मजा मिल जाएगी पेपर के बाद, है ना। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये सारा मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, इसका मतलब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। बस इतना ही सुन लेना तुम लोग, इतना ही सुन लेना, आराम से उसको रोक रोक कर घर में लिख लेना और इतना ही याद कर लेना, बस इतने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना, हाँ। नहीं तो जी की इतना अनंत अपार है, इतने में कवर नहीं हो पाता कभी वो, ठीक है ना। तो सिराको पवन मालूम में क्या होती है, धूल भरी होती है, रेत बालू भरी होती है, लाल रेत इसमें उड़ के जाती है, और भूमध्य सागर से क्या लेती है बताइए, नमी, और इटली में जाकर करती क्या बताओ, वर्षा। तो जब इटली में वर्षा होती है ना बेटा, तो ये लाल ध्यान रखना बालू साथ में गिरती है, तो नीचे लगता है ऐसा खून गिर रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको, रक्त वर्षा या ब्लड रेन। अगर पेपर में आया रक्त वर्षा कहाँ होती है, इटली में होती है, किस पवन के द्वारा होती है, उसका नाम है सिराको। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, राइट। यहीं से ध्यान रखना, एक और पवन चलती है, उसका नाम है हरमट्टन। क्या नाम आएगा, हरमट्टन। ये हरमट्टन जब जाती मालूम है तो गिनी के तट पर, यहाँ पर बहुत ज्यादा उमस होती है, तो ये ध्यान रखना जब पवन पहुंचती है तो उमस को खत्म कर देती है, इसलिए मालूम है हरमट्टन को क्या बोलते हैं, गिनी का डॉक्टर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते बन जाएंगे, क्या बोलते हैं, हरमट्टन को कहते हैं क्या, गिनी का डॉक्टर, ठीक है ना, हाँ। और सिराको करती क्या बताइए, ब्लड रेन। ये थोड़ा सा इसको पोर्शन को कवर कर लेना, ये वाले भाग को, ठीक है ना। आप जानते हो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या मिलेगा, किलिमंजारो, एक ज्वालामुखी, ध्यान रखना है, क्या मिलेगा, किलिमंजारो, जो एक देश में स्थित, उसका नाम है तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया में किलिमंजारो स्थित है, पूरी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, एक बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की महत्वपूर्ण नदी, ठीक है ना। आप जानते हो सबसे लंबी नदी दुनिया की, उसका नाम है क्या, नील। ये नील नदी निकलती, ध्यान रखना क्या, विक्टोरिया झील से। क्या निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, राइट। इस देखिए विक्टोरिया झील में अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर विक्टोरिया झील 3 देश में स्थित है। ये है केन्या, ये ध्यान रखना क्या, केन्या, ये ध्यान रखना आपका युगांडा, और ये आपका ये तंजानिया। ये 3 देशों की बॉर्डर को छूती है विक्टोरिया। कौन कौन से देश को, केन्या, तंजानिया एंड क्या आएगा आपका, युगांडा, राइट। ये ध्यान रखना आपको मिलेगा 3 देश। विक्टोरिया झील से निकलती, ध्यान रखना क्या बताइए, ए नील नदी, राइट। एक्चुअल में इसके 2 वर्जन होते हैं, ए होती है व्हाइट नील, ए होती है ब्लू नील। दोनों मालूम में खार्तूम में जाकर मिलती हैं, तब इसका नाम नील पड़ता है। इतना डिटेल से तुम्हारे में नहीं आएगा, तुम इतना बस पढ़ लेना क्या होता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, और बाद में जाकर मिस्र से जाते हुए क्या होती है, भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। यहाँ सारी रेत सारी अच्छी अच्छी मिट्टी ले जाती है और कहाँ बिछा देती है, मिस्र में। क्या बोलते हैं इसको, नील नदी का वरदान। पढ़े हो आपने मिस्र को, हाँ बस। चलिए अब नील नदी में ध्यान रखना, एक बांध बना हुआ, उसका नाम है क्या, आसमान बांध। ये पेपर में आ जाता कई बार, कौन सा बांध, आसमान बांध, नील नदी में बना हुआ है। सबसे लंबी नदी कौन सी मिलेगी आपको, नील। चलिए नदियां तो और है, लिम्पोपो है, कांगो है, कोई काम का नहीं, इतना पर्याप्त है। यहाँ देखिए आप, इनमें क्या बताइए, दक्षिण अफ्रीका है, सबसे फेमस देश यहाँ का क्या बताइए, दक्षिण अफ्रीका है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका है, इसकी 2 राजधानी आपको मिलेंगी, एक मिलेंगी राजनीतिक राजधानी जोहान्सबर्ग, और ध्यान रखना जो न्यायिक राजधानी मिलेगी क्या मिलेगी आपको, प्रीटोरिया, ठीक है, क्या मिलेगी, प्रीटोरिया। ध्यान रखना यहाँ का सबसे फेमस जो शहर है वो केप टाउन। क्या नाम है, केप टाउन, जो ध्यान रखना पर्यटक क्षेत्र माना जाता है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, ठीक है ना, केप टाउन में। साथ ही साथ आप बात करोगे इस पूरे की पूरे अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है सबसे समृद्ध, इसकी वजह क्या है, यहाँ खनिज संपदा। यहाँ एक तरफा सोना मिलता है, एक तरफा यहाँ हीरा मिलता है, राइट है। आप जानते हैं यहाँ पर एक जोहान्सबर्ग है, ठीक है ना, जो सोने के लिए क्या बताओ प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक खदान है किम्बरले की खदान, जो क्यों प्रसिद्ध है, हीरे के लिए। अगर बोलेगा हीरे की नगरी तो बोलना क्या बताइए, किम्बरले। सोने की नगरी तो क्या बोलना, जोहान्सबर्ग, ठीक है ना। एक बात
इसी अफ्रीका में ध्यान रखना नटाल नाम का एक प्रांत है, वहां पर से गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह शुरुआत किया था। वहां पर गांधी जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गांधी जी की वहीं पर है, ठीक है ना, डरबन में है। बताइए कहाँ थी वो, डरबन में। चलो साथ ही साथ हम आगे बात करेंगे इसमें अफ्रीका में, तो यहाँ पर 2 द्वीप मिलेंगे, ठीक है, पास पास में इसी अंतर में। एक का नाम है रखना मालूम है सेंट हेलेना द्वीप, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट क्या बताइए यहीं पर मरा था, राइट। और यहाँ पर आएगा रॉबिन द्वीप, इस रॉबिन द्वीप पर ध्यान रखना क्या हुआ था, कारावास मिला था किसे, नेल्सन मंडेला साहब को, जिनकी अभी ध्यान रखना देहांत हो गया है। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन का 28 साल इसी रॉबिन द्वीप पर काटा था, राइट, यहाँ उन्हें कारावास मिला था। दक्षिण अफ्रीका में ध्यान रखना अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर घास का मैदान मिलेगा, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, बेल्ट्स। यहाँ क्या होता है बताइए, गेहूं होता है, ठीक है। बस अफ्रीका में आप इतना ही पढ़ना, बाकी डिटेल से ज्यादा कुछ नहीं आएगा इससे, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना तंजानिया नहीं आएगा। हाँ, केन्या, केन्या की राजधानी आप जानते हैं नैरोबी है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है मसाई। क्या नाम है, मसाई, इतना ध्यान रख लेना। और इसके बाद देखो बोत्सवाना, वो कोई काम कर नहीं, कालाहारी कोई काम कर नहीं, थोड़ा मिस्र में पेपर में आता है। मिस्र जानते हो, इजिप्ट जिसका नाम है, जानते हो मिस्र मालूम है बहुत पुरानी सभ्यता का हिस्सा रहा है। मेसोपोटामिया नाम सुना होगा, ईरान इराक ये वाले भाग में, इराक में बहती दजला फरात नदी इन्हीं के संगम पर बसा था। क्या बताइए, मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका हिस्सा कौन था बताइए आपका, मिस्र। इसका नाम क्या था पहले, बेबीलोन। यहाँ का राजा था मालूम हम्बुराबी, जो दुनिया का सबसे पहला शख्स था जिसने कानून बनाया था, हम्बुराबू संहिता, नाम सुने हो। हाँ, तो यहाँ पर मिस्र ध्यान रखना बहुत ही, यहाँ के लोगों का मानना था पहले कि इंसान मरता नहीं, केवल आराम करता है, इनकी डेड बॉडी को सुरक्षित रखा जाए। तो आप जानते हो मसाला पोत कर रखते थे, वो मम्मी है। यही मिलेगा क्या बताइए आपका, पिरामिड। तो गीजा का पिरामिड ध्यान रखना यहीं पर आता है, ज्यादा कुछ नहीं। या आप जानते हो ये आता क्या बताइए, भूमध्य सागर। यहाँ पर आता लाल सागर, भूमध्य सागर लाल सागर के बीच में मिस्र का टापू आता है। इसी टापू काटने के लिए ध्यान रखना 1869 में क्या हुआ था, स्वेज नहर बनाई थी। ये ध्यान रखना टापू काट कर क्या हुआ, लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ दिया गया था। नहर का नाम क्या आएगा, स्वेज नहर। पेपर में आएगा स्वेज नहर, किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। इतना याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद ठीक है ना, इधर अल्जीरिया, नाइजर काम कोई काम की नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ से। और अफ्रीका है, बस इतना याद कर लेना, खत्म काम। डालो यूरोप महाद्वीप, हाँ बगदाद। चलिए यूरोप महाद्वीप में ध्यान रखना सबसे फेमस है क्या बताओ, यहाँ शहर से आएगा क्वेश्चन या फिर नदी से आएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है नदी से, बहुत ज्यादा, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें क्या बताइए, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। इसमें ध्यान रखना मालूम है पहले पूरा ग्रेट ब्रिटेन में आइसलैंड आता था, ध्यान रखना आयरलैंड आता था, स्कॉटलैंड आता था, वेल्स आता था और आपका इंग्लैंड आता था, ठीक है ना। अब वर्तमान में ध्यान रखना आइसलैंड नहीं आता है, ध्यान रखना आयरलैंड का ये वाला हिस्सा नहीं आता, उत्तरी आयरलैंड आता है, ठीक है ना। और साथ में स्कॉटलैंड, वेल्स और आपका इंग्लैंड आता है। खैर इतने क्वेश्चन आपको डीपली नहीं आएंगे पेपर में, मत दिमाग लगाओ, है ना, सीधे पढ़ेंगे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। आप जानते हो इसकी राजधानी क्या मिलेगी आपको, लंदन। किस नदी के तट पर बसा है, थेम्स। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब जो बता रहा हूँ बोल बचन टाइप की याद कर लेना है, क्या आएगा, थेम्स नदी के तट पर ध्यान रखना क्या ये बसा हुआ है। एक बात यहाँ का ध्यान रखना मालूम है, जो लंदन है, लंदन में ग्रीनविच वेधशाला है, जानते हो, वहां से गुजरती क्या ग्रीनविच रेखा। एक बात वहीं पर ध्यान रखना बर्गिंघम पैलेस मिलेगा। बर्गिंघम पैलेस किसका ध्यान रखना, महल है, तो वहां की महारानी रहती है अभी एलिजाबेथ द्वितीय, राइट। हाँ, साथ ही साथ आप बात करोगे इसी इंग्लैंड में, ठीक है ना, क्या इसी इंग्लैंड में ध्यान रखना एक बहुत फेमस शहर है, उसका नाम है मैनचेस्टर, इसे बोलते हो मैनचेस्टर ही बोलते हैं, राइट है। तो आप जानते हैं क्यों प्रसिद्ध आएगा बताइए, वो सूती कपड़े के लिए। दुनिया का सबसे ज्यादा सूती कपड़ा कहाँ होता है, मैनचेस्टर में। उसकी तुलना कहाँ से करते बताइए, भारत देश के अहमदाबाद। तो आप जानते हैं अहमदाबाद को बोलते हैं क्या, भारत का मैनचेस्टर। और आएगा क्या, पूर्व का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को ध्यान रखना। दक्षिण किसे बोलते हैं, कोयम्बटूर को बोलते हैं। ये थोड़ा सा बोल को याद कर लेना। और इंग्लैंड में ध्यान रखना एक शहर मिलेगा आपको, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में ध्यान रखना क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय की क्या हुई थी बताइए, यहाँ पर मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, बस। और इंग्लैंड में बाकी तो व्यवस्था आती है, संसदीय शासन प्रणाली, वो सब ये सब नहीं आएगा, तुम्हारे काम का नहीं है ना, शहर विस्तृत आएगा, हो गई। इतना बस ध्यान रखना। ग्रेट ब्रिटेन क्या बताइए, यूरोप महाद्वीप से किसके द्वारा अलग है बताइए, इंग्लिश चैनल। जानते हो क्या आएगा ये, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले ध्यान रखना पुरुष कौन थे, मीर सेन। महिला कौन थी, आरती शाह। ये तो सब दोनों बच्चों ने पढ़ा होगा, हो गई, चलो अलग करो।
अब ध्यान रखना, पढ़ो क्या बताइए, फ्रांस, ठीक है ना, क्या पढ़ो, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या आएगी बताइए यहाँ पर, पेरिस। किस नदी के तट पर मिलेगी बताइए, सीन, ठीक है, क्या नदी, सीन। यहाँ के ध्यान रखना, मालूम एक राजवंश रहता था, उसका नाम था क्या, बुर्बो, क्या नाम था, बुर्बो राजवंश। यहाँ के राजा क्या करते थे, अपने नाम के सामने लगाते थे क्या, लुई, आपने सुना लुई 14, लुई 16 नाम सुना होगा, राइट, हाँ, सबसे खतरनाक तानाशाह लुई 14 था यहाँ पर, राइट। चलिए, फ्रांस की क्रांति ध्यान रखना हुई थी 1789 में, और आप जानते हैं 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस आजाद हुआ था, ठीक है ना। 1789 में थी क्या, फ्रांस की क्रांति, जो बूरो वंश की राजा के खिलाफ हुई थी। यहाँ पर राजतंत्र को समाप्त किया गया और यहाँ पर क्या, लोकतंत्र की स्थापना की गई, राइट। चलो, फिर ध्यान रखना, फ्रांस में आपको एक शहर मिलेगा, लॉरेंस शहर, बहुत ही फेमस शहर है, जिसके नाम पर ध्यान रखना साबुन शैम्पू बिकते हैं, ठीक है ना, हाँ, लॉरियल जानते हो, हाँ, वही लॉरियल, हाँ, आगे चलो। तो आप जानते हो इसमें, और हम फ्रांस में हम देखेंगे तो यहाँ पर डॉवर जल सुरंग है। डॉवर जल सुरंग क्या करती मालूम है, ये फ्रांस और ब्रिटेन को क्या करती थी, आपस में जोड़ती थी। ये जल सुरंग है, जल समुद्र के अंदर सुरंग बनी है, डॉवर जल सुरंग क्या करती है, फ्रांस को ब्रिटेन से जोड़ती है, ठीक है ना। फ्रांस में ज्यादा कुछ मत करना, एक ही क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आता है, वो पेरिस राजधानी और सीन उसकी नदी। ध्यान रखना, पेरिस में क्या मिलेगा आपको, ध्यान रखना, यहाँ पर यूनेस्को का ध्यान रखना मुख्यालय मिलेगा, क्या मिलेगा, यूनेस्को का मुख्यालय मिलेगा, बस, ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। ये फ्रांस ध्यान रखना, और जर्मनी की हमेशा दुश्मनी रही है, ध्यान रखना, इसलिए फ्रांस और जर्मनी के बीच में यहाँ पर बॉर्डर है, इसका नाम ध्यान रखना, इधर वाली बॉर्डर का नाम क्या मिलेगा आपको, मैगिनाट रेखा, क्या मिलेगा, मैगिनाट रेखा। और एक और उसका नाम क्या, सीग फ्रायड रेखा। तो ध्यान रखना, मैगिनाट रेखा और सीग फ्रायड रेखा, ये दोनों किसके बीच में है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, इतना याद कर लीजिएगा, राइट। चलो, अब ध्यान रखना, जर्मनी में आप याद करिएगा, जर्मनी की राजधानी क्या आएगी, बर्लिन, क्या मिलेगा, बर्लिन। किस नदी के तट पर बताइए, स्प्री, किस नदी के तट पर बताइए, स्प्री नदी के तट पर है। जानते हो यही का तानाशाह रहा था, बताइए कौन, हिटलर। 1933 में ध्यान रखना, एडोल्फ हिटलर बना था, क्या बताओ, वहाँ का चांसलर। चांसलर ध्यान रखना, हमारे देश में प्रधानमंत्री जैसा पद होता है, वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जैसे वर्तमान में कौन है, एंजेला मार्केल वहाँ की चांसलर है, राइट। तो आप जानते हो 1933 में बना था, कौन बताइए यहाँ पर, हिटलर बना था चांसलर। जो तानाशाह था 1739 में इसी ने किया था पोलैंड पर आक्रमण, और सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था, राइट। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके ध्यान रखना, साथ साथ आप याद रखना कि जब जर्मन और पोलैंड के बीच ध्यान रखना विभाजन हुआ था, तो एक रेखा खींची गई, तो उसका नाम था हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और ध्यान रखना पोलैंड के बीच में जो रेखा, उसका नाम क्या आएगा, हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है ना, बॉर्डर उसका नाम है, बॉर्डर का नाम, ठीक है ना। जर्मनी में आप जानते हो तो यहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है म्यूनिक, क्या हुआ था, म्यूनिक। 1772 में यहाँ पर हुआ था ओलंपिक, राइट। यहाँ पर ध्यान रखना, मालूम है फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद चल रहा था, तब यहाँ पर क्या, इजराइल के ध्यान रखना खिलाड़ियों को फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने क्या किया था, इनको मारा था, इसको बोलते हैं क्या, खूनी ओलंपिक, राइट, हाँ। साथ ही साथ ध्यान रखना, बर्लिन में ही 1936 में क्या हुआ था बताइए, ओलंपिक हुआ था। इस समय ध्यान रखना कौन, हिटलर वहाँ का क्या बताइए, चांसलर था। तो वहाँ जानते हो उसने क्या लिया था, हमारे यहाँ ध्यानचंद की हॉकी ले ली थी उसने, ना, हाँ, देखिए, चलो। और यहाँ पर ध्यान रखने एक बंदरगाह मिलेगा, उसका नाम है डेजिंग, क्या मिलेगा, डेजिंग। वहाँ का बहुत ही फेमस बंदरगाह है, जो वारसाई की संधि के दौरान क्या देना, उसको देना पड़ा था। जर्मनी का सबसे समृद्ध क्षेत्र, उसका नाम है रूर, रूर। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है, इसलिए ध्यान रखना, इसकी तुलना कहाँ से होती है बताइए, भारत के छोटा नागपुर के पठार से। पेपर में आता है, भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं, क्यों, यही खनिज संपदा के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, ठीक है ना। चलो, बस जर्मनी में इतना याद कर लेना, काम हो जाएगा। अब नीचे आओ, क्या बताइए, इटली। इटली बहुत फेमस शहर है, मतलब बहुत फेमस देश है। देखो इटली, राजधानी क्या मिलेगी, रोम। नदी कौन सी बताइए, टाइबर, ठीक है ना। तो इटली की राजधानी क्या मिलेगी आपको बताइए, रोम। और किस नदी के तट पर बसा बताइए, टाइबर। तो टाइबर नदी के तट पर ध्यान रखना, आपको ये क्या मिलेगा, बसा मिलेगा, एक बात, ठीक है ना। दूसरी ध्यान रखना, यहाँ इंपॉर्टेंट हम बात करें किसमें, इटली में, तो यहाँ पर ध्यान रखना रोमन साम्राज्य रहा करते थे, रोमन सम्राट यहाँ पर रहा करते थे। ये लोग ध्यान रखना, मालूम है किस धर्म को मानते थे, कैथोलिक। इन्हीं लोगों ने ध्यान रखना पूरे ईसाई धर्म को फैलाया है पूरे आसपास, राइट। इटली में ही ध्यान रखना, आप जानते हो पर्वतमाला मिलेगी, विसुवियस पर्वतमाला, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वतमाला है,
राइट। हाँ, और आप जानते हैं इटली में के अंतर्गत आता मालूम में एक देश, उसका नाम वेटिकन सिटी, जो सबसे बड़ा सबसे छोटा देश है, क्या बोलेंगे, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। यहीं पर ध्यान रखना, आप जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी क्या बताइए यहाँ पर चर्च मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, और यहीं पर रहता रखना मालूम है क्या, पोप, इसी के नेतृत्व में चलता पूरा ईसाई धर्म यहाँ पर, ठीक है ना। आप जानते हो यहाँ पर एक क्या बताइए, एक और शहर है, टापू है, उसका नाम है वेनिस, राइट, वेनिस। ये वेनिस ध्यान रखना किस सागर में है, एड्रियाटिक सागर में है। इसलिए पेपर में क्या पूछता है, एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, तो वेनिस को। एड्रियाटिक की रानी किसे बोलते हैं, ध्यान रखना, वेनिस को। एक बार इटली में ध्यान रखना कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है मिलान शहर। क्या मिलेगा, मिलान शहर। इसको क्या बोलते हैं, इटली का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं इसको, इटली का मैनचेस्टर। और इटली में तो और चीजें हैं लेकिन इतना पर्याप्त हो, ठीक है। हाँ, एक और बात, इटली में ध्यान रखना मालूम है यहाँ पर बहुत ज्यादा इस चीज में भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव, इसलिए यहाँ रसीले फल बहुत होते हैं, अंगूर और जैतून। अंगूर और जैतून दुनिया के सर्वाधिक कहाँ होते हैं बताइए, इटली में होते हैं। इटली में बस इतना ही क्वेश्चन कर लें, ज्यादा मत करना, परेशान मत होना, ठीक है। चलो, इसके बाजू में एक देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी याद कर लेना बस, वार्सा। किस नदी के तट पर बताइए, विस्चूला, इतना याद कर लेना। और यहीं पर ध्यान रखना एक और बाजू में देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या करना आप इसको, वियना। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना। ये नदी पूछता पेपर में, किस नदी के तट पर बताइए, तो डेन्यूब, है ना। किस नदी के तट पर बताइए, डेन्यूब, ठीक है ना। एक बार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ध्यान रखना एक हेडक्वार्टर है, उसका नाम है IAEA, जानते हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA जो पूरी दुनिया में क्या करता है बताइए, एटॉम से अर्थात परमाणु से कैसे विद्युत बनाते हैं ये समझाता पूरा। तो IAEA इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, तो वियना में। एक और संस्था है ओपेक, ठीक है ना। हाँ, तो आप जानते हो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ मिलेगा आपको, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, राइट। बाकी ऑस्ट्रिया ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 ही क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, बहुत बनेंगे, बन जाएंगे आपको, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं क्या बताइए, यहाँ पर सर्बिया। सर्बिया एक देश, इसकी राजधानी क्या मिलेगी, बेलग्रेड। केवल इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, बेलग्रेड किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो डेन्यूब। एक और डेन्यूब से क्वेश्चन आता, ध्यान रखना मालूम है हंगरी। हंगरी की राजधानी ध्यान रखना बुडापेस्टा है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्टा भी किस किनारे बसा, डेन्यूब किनारे। तो डेन्यूब से 3 क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या बताओ, वियना, ठीक है ना। सर्बिया की राजधानी क्या बताओ, बेलग्रेड। और ध्यान रखना हम देखेंगे क्या इसमें, तो हंगरी की राजधानी क्या आएगी, बुडापेस्टा। ये 3, ऑस्ट्रिया की वियना, सर्बिया की बेलग्रेड, हंगरी की बुडापेस्टा, ये तीनों किस किनारे बसे बताइए, आपका डेन्यूब, राइट। हाँ, चलो यहां से नहीं आएगा, ठीक है। रोमानिया, बुल्गारिया, इनसे तो नहीं आएगा। लातविया, लिथुआनिया, इनसे भी नहीं आता है, कोई नहीं है ना, वहां से नहीं आता। ऊपर देखो आप इसको, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, फ्रांस आप जानते मालूम है शैंपेन शराब के लिए जाना जाता है ना, ये तो खैर थोड़ा थोड़ा पता होगा आपको, ठीक है ना। हाँ, आगे आप देखो स्विट्जरलैंड, क्या आएगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। हाँ, इसकी राजधानी क्या मिलेगी आपको, वर्न। क्या मिलेगी, वर्न। लेकिन इसका सबसे फेमस शहर क्या मिलेगा, जेनेवा, बहुत फेमस शहर है। स्विट्जरलैंड का शहर क्या आएगा, फेमस है जेनेवा। और आप जानते हैं जेनेवा में दुनिया के सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थित हैं। क्यों, WHO का हेडक्वार्टर यही मिलेगा, ILA का हेडक्वार्टर, ILO का हेडक्वार्टर यही मिलेगा, ठीक है ना। OT का हेडक्वार्टर आपको यही मिलेगा। तो आप जानते हो सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे ज्यादा संगठन, जैसे WTO भी आपने सुना होगा, अधिकांश हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जेनेवा, बहुत फेमस शहर है, राइट। हाँ, स्विट्जरलैंड ध्यान रखना घड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और आप जानते हो स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर शहर है, और यहाँ की बैंक तो बड़ी फेमस है, आप जानते हो स्विस बैंक। खैर उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला, मत परेशान होना, ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखना कुछ देश हैं जो ऊपर साइड अपने को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको तीनों को पढ़ ले, पेपर में आते हैं, ठीक है। क्या आएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये देखो नॉर्वे एक देश है, ठीक है, नॉर्वे, ठीक है ना। नॉर्वे की राजधानी क्या मिलेगी आपको, ओस्लो। आप जानते हैं इसी ओस्लो में, इसी नॉर्वे में एक कमेटी है, उसका नाम है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। यहां पर पेपर में कई बार पूछता, देखो ये पड़ोसी देश कौन बताइए, स्वीडन। देश कौन आएगा, स्वीडन। राजधानी क्या आएगी, स्टॉकहोम। देखो
अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था इसी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, राइट। तो आप जानते हैं वो यहाँ के रहने वाले थे, तो नोबेल पुरस्कार यहाँ की संस्था देती है, उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, राइट। तो ये देती है 5 क्षेत्रों में यहाँ नोबेल पुरस्कार, जबकि जो शांति का मिलता है वो यहाँ मिलता है नॉर्वे की राजधानी क्या, ओस्लो में, यहाँ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है, ठीक है। हाँ, नारे में आप जानते हो मध्यरात्रि को सूर्य चमकता है, इसलिए बोलते हैं क्या, मध्यरात्रि का सूर्य का देश। एक बात नार्वे ध्यान रखना, देखा जाए तो सबसे अव्वल देशों में माना जाता है एचडीआई में, जानते हो इन देशों का एचडीआई नार्वे, स्वीडन, आइसलैंड और इनके ध्यान रखना इनके हमेशा मिलेंगे आपको क्या, एचडीआई 0.9 से अबव, मतलब दुनिया के सबसे समृद्ध और ध्यान रखना खुशहाल देश माने जाते हैं, बहुत ज्यादा, राइट। हाँ, अति विकसित देशों की कैटेगरी में लाते हैं इनको हम लोग, ठीक है। चलो आप ध्यान रखना, नारे में इतनी क्वेश्चन आएगा, ज्यादा प्रश्न बनता है, स्वीडन में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। राजधानी याद कर लेना स्टॉकहोम, ठीक है ना। हाँ, और आप जानते हो इसी स्वीडन में जन्म किसका हुआ था बताइए, तो अल्फ्रेड नोबेल का। 1867 में इन्होंने क्या बनाया था बताइए, नाइट्रोग्लिसरीन से बनाया था डायनामाइट, इसी वजह से ध्यान रखना मालूम है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, राइट। और उनकी ही ध्यान रखना क्या बताइए, मृत्यु के बाद उनकी ही वसीयत से ध्यान रखना एक पुरस्कार स्थापित हुआ 1901 में, उसका नाम क्या है, नोबेल पुरस्कार, जो 6 क्षेत्रों में मिलता है, सब जानते हो आप, ठीक है ना। हाँ, 6 क्षेत्रों में, ठीक है, एक 5 में देता है, एक ही मिलता है, नोबेल पुरस्कार 6 नाम से आता है, राइट। इसके बाद आप जानते हो स्वीडन दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने ध्यान रखना अपनी क्या बताइए मुद्रा बनाई थी, करेंसी बनाई थी। देखो अगर बोलेगा कागजी मुद्रा किसने बनाई थी, तो कागजी मुद्रा चीन ने बनाई थी, लेकिन बैलेट करेंसी, वैधानिक करेंसी जो कोई बैंक बनाती है वो कहलाती है वैधानिक करेंसी, और जो राजा महाराजा बनाते वो तो बस है ना, तो राजा महाराजा थे वहां पर चिन राजवंश के राजा, कहां पर, चीन में, उन लोगों ने बनाया था कागज की मुद्रा, जबकि वैधानिक मुद्रा किसने बनाया था, स्वीडन ने। एक बात ध्यान रखना थोड़ा सा। बाजू में आप जानते हो फिनलैंड मिलेगा, फिनलैंड की राजधानी क्या मिलेगी, हेलेंस्की, बहुत फेमस शहर है हेलेंस्की, राइट। और आप जानते हो फिनलैंड जो है बहुत ज्यादा झीलें, यहाँ पर बहुत ज्यादा झील है, इसलिए आपने देखा होगा फिनलैंड को बोलते हैं कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है बताइए, तो फिनलैंड को कहते हैं। ए में जितने जितने क्वेश्चन बता रहा हूं वही आपके काम के हैं, बाकी बिल्कुल मत पढ़ना, इतने में आपका काम बन जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। हाँ, तुम बोलेंगे सर इतना पढ़ने में काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, इसलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। हाँ, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ इतने जल्दी आपको मैं, आप बस सुनो, बस कुछ मत करो, राइट। तो इतना बस याद कर लीजिएगा यहाँ पर, राइट। हाँ, आगे आप जानते हो तो ये यूरोप महाद्वीप में बस इतनी क्वेश्चन आता है ना, और खास तौर पे यूरोप से आता है क्वेश्चन, कौन से बताइए, नदी वाले बहुत आते हैं, नदी वाले बहुत आते हैं, है ना। हाँ, चलिए अब डालो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ध्यान रखना आपके बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन बनेंगे, दंडा बता देता हूं, अब भी खत्म हो जाएगा, लो ठीक है। हाँ, चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं इसमें एक बड़ा देश कौन है, खुद ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरा क्या बताइए, न्यूजीलैंड है, राइट। चलिए देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ध्यान रखना है ऐसा महाद्वीप जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जानते हो। यूरोप महाद्वीप में आपको एक भी मरुस्थल नहीं मिलेगा, और न्यूजीलैंड आपको ये क्या बताइए, ऑस्ट्रेलिया में आपको एक भी ज्वालामुखी नहीं मिलेगा, यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, और यूरोप में एक ही मरुस्थल नहीं है, कई बार एग्जाम में जाता है। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी आप जानते हो पूरा क्या मिलेगी आपको यहाँ पर, कैनबरा, लेकिन कैनबरा इसका फेमस शहर नहीं है, इसका सबसे फेमस शहर कौन बताइए, सिडनी। क्या मिलेगा बताइए इसका फेमस शहर, सिडनी। इसी सिडनी में मिलेगा ध्यान रखना आपको ओपेरा हाउस, जहां पर क्या बताइए यहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं ना। एक बात साथ ही साथ आप जानते हो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल, सैंडी का मरुस्थल, ये बड़े बड़े मरुस्थल आपको यहाँ मिलेंगे। अगर देखा जाए पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो मात्र पूरे महाद्वीप का मात्र ध्यान रखना 96% इलाका ऐसा है, मतलब 4% इलाका ऐसा जहां पर खेती होती है, 96% पूरा बंजर है, समझ रहे हो, पूरा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे ज्यादा मरुस्थल विस्तार नहीं मिलेगा, मात्र इसके 4% इलाके पर खेती होती है, मात्र 4%, और वो भी इतना सा पट्टा, इसका नाम है डाउन्स, बताया था मैंने आपको,
क्या नाम है, डाउन्स की पट्टी, और ये वाला पूरा वाला भाग, ठीक है ना। यहाँ खेती होती, बाकी सब बंजर है, राइट, मरुस्थल है। तो इसे ध्यान रखना, बहुत कम बारिश होती है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, प्यासी भूमि का देश। क्या बोलते हैं इसको, प्यासी भूमि का देश बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर, राइट। और आप जानते हो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो खास तौर पे भेड़ और बकरियां पालते हैं। और ध्यान रखना, भेड़ में कौन सी, मेरिनो वाली, जो कह देती है बैच किस्म का, क्या बताओ, ऊन। तो मेरिनो भेड़ यहाँ पर पाली जाती हैं। यहाँ का प्यारा सा ध्यान रखना पशु होता है, उजक उदक के चलता है, उसका नाम क्या, कंगारू। ध्यान है, सुना है ना, हाँ कंगारू, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हो यूकेलिप्टस प्रजाति के बताइए पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पानी को, ध्यान रखना, बहुत अंदर से खींचते हैं, पानी कमी हो जाती नीचे। इनको वहां पर आतंकवादी वृक्ष के नाम से भी क्या बताइए, जानते हैं। एक और बात, साथ ही साथ आपने देखा होगा यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी होते हैं, जिनमें सबसे छोटा पक्षी आपको हमिंग बर्ड मिलेगा यहाँ पर, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में पाया जाता है, राइट। तो आप जानते हैं हमिंग बर्ड यहाँ का सबसे छोटा पक्षी है। यहाँ का ध्यान रखना, एक पक्षी उसका नाम है कोकोबर्रा, जो बड़ा विचित्र है, ध्यान रखना, मालूम वो नकल भी कर लेता है और आदमी की तरह रोता है, बिल्कुल आदमी की तरह बोल लेता है पूरा, ठीक है ना, हाँ बोलता भी है, ए कौन जा रहा है वो, ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो आप जानते हो ये मालूम बहुत नकलची है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नकल करता है। एक बार अब ये सब क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, हम देखेंगे यहाँ पर है प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर में यहाँ पर है कोरल सागर। तो प्रशांत महासागर के कोरल सागर में यहाँ पर मिलेगा क्या, बताओ आपको, ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान। क्या मिलेगा, दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना, जो आप जानते हो मूंगे से बनी हुई है, जो कहाँ मिलेगा, कोरल सागर में मिलेगा। एक बात ये ध्यान रखना, दुनिया की सबसे तीसरी लंबी पर्वतमाला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्या मिलेगी आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये मिलेगी, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में। खैर आपको नाम बस पूछना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जानते हो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज बताया था, दूसरी बताया था रॉकी बताया था, तीसरी यही है और चौथी हिमालय है, राइट। हाँ, कई बार इनका क्रम पूछ लेता है। चलिए बाकी मरुस्थल है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। अब देखो ये ध्यान रखना, सिडनी, इसकी राजधानी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या मिलेगी, पर्थ। सिडनी से ध्यान रखना पर्थ होते हुए यहाँ पर ध्यान रखना सबसे बड़ा रेल मार्ग है, इसका नाम है क्या बताइए, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। इसी के किनारे ध्यान रखना दो प्यारी प्यारी खदान है, एक का नाम है कालगुरली और एक का नाम क्या बताइए, कूलगाड़ी। ये ध्यान रखना पेपर में आता है, कालगुरली और कूलगाड़ी क्या है, तो बोलना मत भाई बहन, अरे सोने खदान है, ध्यान रखना। तो आप जानते हो स्वर्ण खदान है, सोने की खदान है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ए रेल मार्ग के पास में है, कालगुरली और कूलगाड़ी, सोने खदान। यहाँ पर आप जानते हैं हीरा भी बहुत मिलता है, सोना भी एक तरफ मिलता है, बॉक्साइट तो दुनिया का एक तरफा। दुनिया में सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। बॉक्साइट से क्या बनता बताइए, एल्यूमिनियम, जानते हो आप लोग, ठीक है ना। चलो इतना याद करिएगा इसमें, और बस ऑस्ट्रेलिया इतना पर्याप्त है, ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है यहाँ से, ठीक है। हाँ अब देखो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ध्यान रखना, एक कहलाता ऊपर उत्तरी, एक कहलाता दक्षिण। उत्तरी और दक्षिण न्यूजीलैंड कौन जोड़ता है, कुक जल संधि, क्या आएगा, कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से कौन जोड़ता है, कुक जल संधि। इसकी राजधानी क्या मिलेगी, वेलिंगटन। अच्छा एक और बात सुनो जरा, यहाँ की दो नदियां याद कर लेना, मर्रे तथा डार्लिंग, मर्रे तथा डार्लिंग नाम की दो नदियां हैं। इसी ध्यान रखना, इसी डार्लिंग नदी के तट पर कौन बसा है बताइए, सिडनी, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो कुक जल संधि उत्तरी दक्षिण न्यूजीलैंड को जोड़ती है। सबसे दक्षिणतम देश कौन सा कहलाता है, न्यूजीलैंड। और सेम उसी प्रकार है, मालूम है, उसी प्रकार है जिस प्रकार यूरोप महाद्वीप से ब्रिटेन अलग है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्या ये अलग है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन। क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन। क्यों, जिस प्रकार ध्यान रखना यूरोप महाद्वीप से कौन अलग है बताइए, कौन, हाँ ब्रिटेन, उसी प्रकार ये भी अलग है। इसकी राजधानी मिलेगी वेलिंगटन। वेलिंगटन को बोलते हैं दक्षिणतम राजधानी, सबसे दक्षिण की राजधानी क्या मिलेगी, वेलिंगटन, जो किसकी राजधानी बताइए आपका, ये न्यूजीलैंड की है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना। न्यूजीलैंड में ध्यान रखना घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है कैंटरबरी, ये भी बताया था मैंने। यहाँ पाई जाती है क्या बताइए, बहुत ज्यादा गेहूं होती है, राइट। यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है कीप, जिसको शुतुरमुर्ग, जानते हो क्या पाया जाता है, शुतुरमुर्ग, जानते हो। तो यहाँ का पक्षी कौन है बताइए, शुतुरमुर्ग। एक बात, बाकी न्यूजीलैंड में आपको कोई खास ज्यादा चीज मिलेगी नहीं, इतना आपका काम बन जाएगा। तो ये हुआ ध्यान रखना आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना। डालो अंटार्कटिका महाद्वीप।
ठीक है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में ध्यान रखना आपको 4-5 क्वेश्चन कवर करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, राइट। अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या करना है, देखो ये पूरा की पूरा बर्फ से बना हुआ है, पूरा की पूरा बर्फ का ढका हुआ है, ना कोई यहाँ पर कोई शहर है ना कोई गांव है, राइट। इसलिए मालूम है इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। क्यों? जो खोज करना चाहता है वो अपना यहाँ पर कैंप लगा लेगा और जो खोज करना उसे कर लेगा, राइट। तो आप जानते हो इसे पूरे की पूरे देशों को सौंप दिया गया है कि भैया जो चाहेगा इसमें आकर अनुसंधान कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखना इसको बोलते हैं क्या? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसे हम लोग कहते हैं, राइट। ये पूरा की पूरा क्षेत्र मालूम है बर्फ से ढका हुआ है, केवल एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो ध्यान रखना ये बर्फ मुक्त है, उसका नाम याद रखना पाल्मर। मालूम है इसका एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, उसका नाम क्या बताइए? पाल्मर, जो इससे क्या बताइए? मुक्त है। अलग अलग देशों ने ध्यान रखना इसमें अलग अलग अनुसंधान करने के लिए केंद्र बनाए हैं। आपको दुनिया की याद नहीं करना, भारत की याद कर लेना। 3 भारत के ध्यान रखना इसमें 3 केंद्र, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, एक का नाम है भारती, एक का नाम है मैत्री। दक्षिण गंगोत्री, एक का नाम आएगा क्या? भारती, और एक का नाम आएगा क्या? मैत्री। ये 3 अगर पेपर में आए दक्षिण गंगोत्री क्या है तो बोलना कि भैया हमारे भारत देश का अंटार्कटिका महाद्वीप में अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। भारती क्या है बता देना, आपका मैत्री क्या है ये बता देना। बस इतना बस याद कर लेना 3 चीज, राइट। चलो तो अंटार्कटिका महाद्वीप में इतनी बस आता है, ज्यादा कुछ नहीं है। जानते पूरी बर्फीली देश क्या बोलते हैं उसको? श्वेत महाद्वीप। अब आया हमारा एशिया, ठीक है। तब पानी आने पी लो, है ना, और इसको निपटाते हैं, है ना।